Hello guys, good evening. Good evening to all, right? So today we are going to start with the next session of non-homogeneous system of equations, right? So today we are going to start with the system of linear equations, and there are two types of that. Okay, so one is non-homogeneous system and another is homogeneous system. ठीक है? तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले ये टॉपिक से आज सुबह के क्लास के अंदर हम लोग मतलब मॉर्निंग क्लास के अंदर आज हम लोग ने जो पढ़ा था वो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स के बारे में हम लोग ने देखा था पूरा। ठीक है, पूरा रैंक के ऊपर का क्लास था आज मॉर्निंग क्लास के अंदर। रैंक ऑफ मैट्रिक्स हमने डिटेल में आज पूरा देखा था, राइट? आई होप सब लोग को रैंक को निकालना आ गया होगा। ठीक है, राइट और नॉट एवरीवन गाइस? रैंक निकालना सबको आ गया? आज मॉर्निंग क्लास में हम लोग ने वो चीज पढ़ी हुई थी यार, और क्वेश्चंस उसके हम लोग ने किए थे, राइट? ओके दर्शन, उसका आंसर 2 आएगा। जो था ना वो क्वेश्चन, वो आंसर 2 आएगा। 2, दैट द आंसर वुड बी 2 फॉर दैट। शायद मैंने 3 वहां पे टिक कर दिया होगा, राइट और नॉट? मुझे भी ऐसा लगा। यस यस, दैट आंसर वाज 2। ठीक है, ओके बेटा, ओके ओके। So I am waiting one more minute, right guys? I am waiting one more minute for the students to enter, right? आज की नोट्स मैंने भेज दिए यार, आज की नोट्स मैंने भेज दिए। So वो पहुंच गई होगी। आज की नोट्स मैंने भेज दी है, राइट और नॉट? हेलो सर। यार मैंने तो मॉर्निंग में भेज दिया था, आज तो नोट्स मैंने मॉर्निंग में भेज दिया था। शायद सर ने आप लोग को भेजने में थोड़ा सा टाइम लगा दिया होगा, राइट? हेलो सर। हेलो सर। कोई बात नहीं, ओके। हेलो सर। भेज दिया यार मैंने तो, नोट्स भेज दिया है। आप जरा एक बार कंफर्म कर लीजिए सर के पास, मैंने नोट्स भेज दिया है आज का भी, राइट? बिकॉज आई एम नॉट इन योर व्हाट्सएप ग्रुप यार, आई एम नॉट इन योर व्हाट्सएप ग्रुप, सो आई कैन नॉट सेंड यू, राइट? आई हैव टू कम्युनिकेट थ्रू दैट चैनल ओनली, बिकॉज मुझे सर को भेजना पड़ेगा और सर ही फिर आपको भेज पाएंगे, बिकॉज आई एम नॉट एनी ऑफ योर ग्रुप। ओके, ओके okay guys, okay, very good, very good. You are showing so much of energy, that is very good, right? So आज हम लोग सीखेंगे नॉन होमोजेनियस सिस्टम। ओके, नाउ आई कैन स्टार्ट विथ, आई थिंक सब लोग ऐड हो चुके हैं, राइट? आई थिंक सब लोग ऐड हो चुके हैं और हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब ज्यादा टाइम हमें वेस्ट करने का नहीं, क्योंकि दो ही आई एम गेटिंग ओनली 2 hours right now for taking my class, right or not? And we have to complete some of the important topics of engineering mathematics. Okay, yes yes, okay, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। और गाइस बिलीव मी, ये जो क्वेश्चन है ना कहीं तो आपको गेट एग्जाम के अंदर आप लोग को 1 मार्कर या 2 मार्कर में तो दिखता है, और ये हर साल दिखता है। तो एक तो आप लोग का सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया, और एक आप लोग का हो गया आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। इसका क्वेश्चन आप समझ लो कि इसके चांसेस जो हो गया ना गेट एग्जाम के अंदर आने के, वो मोर देन 70% है। ठीक है, 70% अगर क्वेश्चन बनाने हो तो इसी के ऊपर से बनते हैं, इसी के कॉन्सेप्ट में आप लोग को घुमाते हैं। जब हम आप कोई भी गेट का पेपर देखोगे आपके पर्टिकुलर ब्रांच के लिए भी। ठीक है, सो आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स, वो सारे जो कॉन्सेप्ट है, और ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, उसको अगर आपने ध्यान से पकड़ लिया और अच्छे से कर लिया, then that will be very beneficial for you. Okay, so let us start now. Okay, so my audio and video is clear for all guys? एकदम ऑडियो और वीडियो क्लियर है मेरा? हाँ या ना बोल दीजिए आप लोग प्लीज, हाँ या ना बोल दीजिए। वेरी गुड यार, वेरी गुड, ओके, चलिए, वेरी गुड। सो ऑडियो क्लैरिटी इज आल्सो चेक्ड, इट इज ओके, एंड आई थिंक वीडियो क्लैरिटी इज आल्सो ओके, राइट? ओके, ठीक है। ऑडियो में खास कर इसे देखना है, और आप लोग को शेयर जो स्क्रीन हुआ है उस पर दिख रहा है आप लोग को ठीक से? सबको स्क्रीन शेयर हो चुकी है, सबको देख लीजिए जरा, सारी चीज अच्छे से दिख रही है उसके ऊपर,
लीनियर अलजेब्रा नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस लिखा हुआ है, लीनियर अलजेब्रा नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, राइट और नॉट? ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये मैंने नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिखा है, बट जो भी सिस्टम होगी ना सारी, वो लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होगी। ये चीज याद रखिएगा, दिस ऑल सिस्टम इज योर लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन, राइट? लीनियर सिस्टम होगी सारी। लीनियर सिस्टम मतलब वो सारे सिस्टम जिसके अंदर वेरिएबल का पावर 1 रहता है, ठीक है? The system in which or the equations in which the power of variable is 1, that is known as your linear system, उसको हम बोलते हैं लीनियर सिस्टम, ठीक है? तो जो भी हम सिस्टम की बात करेंगे वो सारी लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की बात करेंगे। ऑलरेडी आप लोग ने अपने इंटरमीडिएट के अंदर ये सारी चीजें पढ़ी होगी, 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल 2 इक्वेशंस, 3 वेरिएबल 3 इक्वेशंस, right? Or not all that you have cleared, but we have to see some of the basic concepts, and we have to see how this what are the solutions of this system of equations, right? But whether I am getting infinite solution, or I am getting unique solution, whether I am getting a no solution, and what all are the conditions of getting this all solutions, ये चीज हम लोग को समझनी है, ठीक है? ये चीज समझनी है, बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सब लोग का ध्यान एकदम होना चाहिए, फुल्ली कॉन्सेंट्रेट कर दो। आपके अगर इस कॉन्सेप्ट से अगर आपके पेपर में अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका वो क्वेश्चन बन ही जाएगा, चाहे कितना भी लेवल का उनको क्वेश्चन बनाना हो, ठीक है? जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है। ओके, let us start with the linear system of equations. So suppose you are having a linear system of equations. Now I am taking 3 variable equation, right? Guys, I am taking 3 variable equations. So I am writing over here. I am writing that equations. If you cannot see this equation clearly, I am writing over here. So suppose I am having equation a11x1 or a11x, suppose आप लिख लो, ठीक है? a11x plus a12y plus a13z is equal to b1, then a21x plus a22y plus a23z is equal to, suppose मैंने लिख दिया b2, और एक लिखा मैंने a31x plus a32y plus a33z is equal to, suppose आपने लिख दिया b3, right? Suppose this is your b3. So if I am collecting all the coefficients, right, of x, y and z, or if I write this system in the matrix form, अगर मैं इस सिस्टम को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखता हूं तो मुझे इस प्रकार का कुछ मैट्रिक्स बनते हुए दिखेगा, इस प्रकार का कोई फॉर्मेट बनते हुए दिखेगा, जिसमें आप लोग को एक दिख रहा है ए मैट्रिक्स, एक आपका अननोन, आपके अननोन्स क्या है? एक्स वाई एंड जेड, राइट? एक्स वाई एंड जेड आर योर अननोन्स, ठीक है? एक्स वाई और जेड जो है ना वो आप लोग के अननोन है। तो एक आपको कॉलम दिखेगा अननोन का और एक आपके कांस्टेंट का एक कॉलम दिखेगा, ठीक है? एक आपको दिखेगा कांस्टेंट का एक कॉलम। सो जो आपका ए मैट्रिक्स है उसको हम कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बोलते हैं, राइट? ए मैट्रिक्स जो है हमारा, वो हमारा हो गया इधर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। जो एक्स मैट्रिक्स आप लोग को देख रहे हो उसको बोलते हैं हम अननोन मैट्रिक्स, जिसकी वैल्यूज हम लोग को फाइंड करनी होती है, राइट? एंड बी इज योर कांस्टेंट मैट्रिक्स, बी इज योर कांस्टेंट नंबर्स इसके अंदर लिखे होते हैं, ठीक है? राइट? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर इसको मैं बोलता हूं नॉन होमोजेनियस सिस्टम, सो नॉन होमोजेनियस सिस्टम के अंदर जो बी मैट्रिक्स है वो आपका नल मैट्रिक्स नहीं होना चाहिए। बी शुड नॉट बी और नल मैट्रिक्स, मतलब नल मैट्रिक्स मतलब उसके सारे एलिमेंट्स जीरो नहीं होने चाहिए। सो इफ द बी इज नॉट नल मैट्रिक्स, then the whatever system I am getting, that system is said to be non-homogeneous system of equation. क्या बोलोगे आप लोग उसे? Non-homogeneous system of equation, right? You will call that system as non-homogeneous if b is not equal to 0, right? b is not equal to 0, उसको हम बोलेंगे non-homogeneous system, right? तो सबसे important बात तो यही है कि सपोज मैं थोड़ा सा आप लोग को अपने लोअर स्टैंडर्ड के कॉन्सेप्ट को सिखाने जा रहा हूं। मैं लोअर स्टैंडर्ड के कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनना, तो आप लोग को एक बेस पता चले कि क्या हो रहा है, ठीक है? तो सपोज मेरे पास ऐसे दो इक्वेशंस हो जाते थे। Suppose I am having x plus y is equal to 3, right? Suppose I am having x plus y is equal to 3, and suppose I am having x minus y is equal to 4. So this is my equation number 1 and this is my equation number 2, right or not? So if you want to, so if you are solving this equation, आप लोग क्या करते थे? इसको सॉल्व करने के लिए दोनों को अगर मैं ऐड कर देता था तो ऐड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। आप बोलते थे 2x is equal to 3 plus 4 7, तो x का वैल्यू मेरा 7/2 आया। और अगर तुम x की वैल्यू पहले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे तो y का वैल्यू आप लोग का जो होगा वो 3 minus 3.5 आएगा। तो 3 minus 3.5, तो वो आप लोग का हो गया y का वैल्यू आपका हो जाएगा -0.5 के बराबर, ठीक है? मतलब -1/2।
और x का वैल्यू आपका 7/2। इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम x 7/2 कोई भी इक्वेशन में डालते हो 1 और 2, तो दोनों ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। मतलब x की वैल्यू 7/2 और y की वैल्यू -0.5, if you are putting in equation 1 and 2, that will satisfy both the equation, right? तो इसको हम बोलते थे, इधर जो आपकी x और y की वैल्यू जो आई ना, इसको हम बोलते थे यूनिक सॉल्यूशन। व्हाट यू टर्म, इसको टर्म क्या करते थे आप लोग, इसको हम बोलते थे यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट। यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट, राइट और नॉट? ये सिस्टम जो है, ये जो दो इक्वेशन के सिस्टम है सिर्फ, उसका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट हो रहा है, यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट हो रहा था। और हम लोग इसकी कंडीशन लिखते थे, राइट? हम लोग कंडीशन लिखते थे कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑफ बोथ द इक्वेशन, ये आपका कभी भी कोएफिशिएंट ऑफ y के, मतलब रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x is not equal to ratios of coefficient of y is not equal to ratios of coefficient of constant, that is a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, not equal to c1 upon c2। ऐसा हम लिखते थे, राइट? आप लोग को पता है ये सारी चीज, ये चीज तो जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ ये पता है, बट हम बोलते थे इसको यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती थी ना, हम डायरेक्टली बोलते थे इस सिस्टम का सॉल्यूशन निकाले बिना हम बोल देते थे कि ये हमारा एक यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट हो रहा है, यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट हो रहा है, राइट? एंड फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर ऐसा इक्वेशन आता x + y = 3, और मेरे पास ऐसा इक्वेशन आया 2x + 2y = 6, 2x + 2y = 6, तो आप तुरंत बोलोगे सर ये तो आपका इक्वेशन है, इसको डिवाइड बाय 2 कर लो। इक्वेशन नंबर 2 जो आपने लिखा ना, उसको डिवाइड बाय 2 से कर लो, तो आपके पास इक्वेशन वापस x + y = 3। मतलब जो आपका फर्स्ट इक्वेशन था, सेम टू सेम इक्वेशन आ गया, सेम टू सेम इक्वेशन आ गया। मतलब यार ये तो आप लोग के पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन, दोनों इक्वेशन सेम है, दोनों इक्वेशन सेम है, तो इसके अंदर अगर कोई भी x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, x और y की कोई भी वैल्यू कर दो आप लोग सब्स्टिट्यूट, ये इक्वेशन सेटिस्फाई। x + y = 3, तो आप ऐसे ही बोल सकते हो x की वैल्यू 1 डाल दो, y की वैल्यू 2 डाल दो, राइट? आप ऐसा ही बोल सकते हो सर, हाँ अगर आप लोग x की वैल्यू 0 डाल दो तो y की वैल्यू 3 डाल दो, तो ये भी एक सॉल्यूशन हुआ, राइट और नॉट? सो यू कैन गेट, ओके, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 4 डाल दो, so you can get infinite values of x and y, ये चलता ही जाएगा। Why? Because both equations are same, it will represent a same line in the graph, right or not? वो same line एक ग्राफ के अंदर बताएगा मुझे, so I will get infinite solution in this particular case, infinite solution in this particular case। Next, अगर मेरे पास कुछ ऐसा आता था, अगर मेरे पास ऐसा आ जाता था x + y = 3, और सपोज मेरे पास एक ऐसा इक्वेशन आया x + y = 9, ओके, x + y = 9, तो आपके बीच में इधर कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो गया ना, ये कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो गया ना। कॉन्ट्राडिक्शन क्या हो रहा है कि आप पहले बोल रहे हो सर x + y 3 के बराबर है, फिर बोल रहे हो सर आप x + y 9 के बराबर है। सर हम कौन सा सही माने, x + y 3 के बराबर है या x + y 9 के बराबर है? there will be contradicting, these two equations are contradicting, मतलब ये दोनों इक्वेशन का एक सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता, कोई भी एक प्रॉपर सॉल्यूशन ही नहीं हो सकता इसके अंदर, क्योंकि इक्वेशन ही दोनों के अंदर कांस्टेंट टर्म अलग है, दे आर कॉन्ट्राडिक्टिंग द फैक्ट। एक बार बोल रहे सर x + y = 3 लाओ, x + y, क्या आपके पास ऐसे x और y की वैल्यूज है जिससे x + y करो तो 3 भी आ जाए और 9 भी आ जाए? नहीं है ना आपके पास ऐसी वैल्यूज, राइट? सो इसको हम बोलते हैं नो सॉल्यूशन, दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज हैविंग नो सॉल्यूशन, राइट और नॉट? ऐसे हम लोग बोलते थे जब आपके पास टू सिस्टम, मतलब सिस्टम ऑफ टू इक्वेशंस आता था, टू वेरिएबल्स आता था। बट नाउ व्हाट वी हैव टू डू कि अगर मेरे पास n इक्वेशंस, n वेरिएबल्स आ जाए, राइट और नॉट, तो उस हिसाब से व्हाट विल बी द कंडीशंस, क्या क्या कंडीशंस हमें याद रखनी है और इसको हम लोग कैसे सॉल्व करना है, वो जनरली आप लोग को गेट के अंदर पूछते हैं। ऐसे ये छोटे छोटे जो इक्वेशंस है वो तो आप लोग के बचपन में पूछा करते थे। अब आप लोग के पास 3 वेरिएबल्स या 3 से ज्यादा के अंदर अगर आपके पास ऐसी कोई कंडीशंस आ जाए, तो हमें ये चीज पता करनी है कि कब ये इक्वेशंस आपके सॉल्व हो पाएंगे, ठीक है, और कब आपका इनफाइनाइट यूनिक सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा, ये चीज को हम लोग को चेक करना है। समझ आ रही है बात आप लोग को, राइट? तो इधर तक सबसे पहले तो बेसिक चीज था, ये आप लोग को पता ही है, ठीक है, ये बेसिक चीज था, ठीक है। तो उसको सॉल्व करने से पहले जब भी हमारे पास सिस्टम ऑफ n इक्वेशंस आ जाती है, तो उसके अंदर हम लोग सबसे पहले कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को a लिखते हैं और एक मैट्रिक्स बनाते हैं a ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, a ऑगमेंटेड b मैट्रिक्स, उसको हम बोलते हैं ऑगमेंटेड, राइट? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आप लोग के पास हो गया, a और b को साथ में लिखते हैं, मतलब
ए कोएफिशिएंट और आपका जो कांस्टेंट है वो दोनों चीज हम लोग साथ में लिखते हैं, तो ऐसा जो मैट्रिक्स बनता है इसको हम बोलते हैं ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का नाम दिया है, सिर्फ नाम है यार, नाम समझ लो ये, ठीक है। क्यों ऑगमेंटेड बोलते हैं ऐसा कुछ, दिस इज द नेम ऑफ दिस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ए और बी को दोनों को साथ में लिखा है, जोड़ने का काम बोलते हैं ऑगमेंटेड। जोड़, अगर आप वर्ड भी डिक्शनरी में सर्च करोगे, ऑगमेंटेड मींस दे आर गेटिंग टुगेदर, राइट। दोनों को साथ में लाने को हम बोलते हैं ऑगमेंटेड। तो मैंने ए और बी को साथ में लाया, इसको हम बोलते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। क्लियर? ओके, वेरी गुड। चलिए आगे, तो ये तो सबको लिखना आ ही जाएगा ऑगमेंटेड मैट्रिक, बट सबसे इंपॉर्टेंट है रॉचेस थ्योरम, राइट गाइस। रॉचेस थ्योरम बहुत सारे लोगों ने मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम ये नाम सुना होगा, रॉचेस थ्योरम। ध्यान से सुन लेना, ध्यान से सुन लेना। आई डोंट वांट द प्रूफ ऑफ रॉचेस थ्योरम, मेरे पास प्रूफ भी है, बट प्रूफ इधर अभी टाइम नहीं है सीखने का गाइस। आप लोग के पास प्रूफ को करने का टाइम नहीं है, आपको ये सिर्फ मानना है कि इसको सॉल्व कैसे करें, क्योंकि एग्जाम में तो क्वेश्चन ही आने वाला है, राइट और नॉट। सो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारे हमको प्रूफ भी आना जरूरी है, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ स्टेटमेंट समझ लो। रॉचेस थ्योरम ऐसा बोल रहा था कि सिस्टम इज कंसिस्टेंट, सिस्टम इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंस मतलब क्या यार, कंसिस्टेंट मतलब क्या, सबसे पहले ये समझते, ये वर्ड को समझते। कंसिस्टेंट मतलब जो कोई सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा उसको हम कंसिस्टेंट बोलेंगे, राइट। वेदर इट इज यूनिक सॉल्यूशन और वेदर इट इज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट होना चाहिए। अगर सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं हो रहा है ना, तो उसको हम कंसिस्टेंट नहीं बोलेंगे, ठीक है। मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट हो रहा है, दैट इट इज कंसिस्टेंट, एंड इफ सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट देन दैट सिस्टम विल बी इनकंसिस्टेंट। तो सिस्टम को कंसिस्टेंट बनाने के लिए अगर मैंने बात कर रहा हूं, दैट मींस व्हाट यू हैव टू, आपके माइंड के अंदर क्या चलना चाहिए कि सिस्टम के अंदर सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट होना हो, then the system can only have a solution if and only if the rank of the coefficient matrix is equal to the rank of augmented matrix। मतलब हम लोग ऐसा लिख सकते हैं rank of A, that is coefficient matrix, is equal to rank of augmented matrix, मतलब A augmented B। और रैंक आपको पता है, मैंने आज मॉर्निंग की क्लास में रैंक के बारे में एकदम अच्छी तरीके से डिस्कस किया हुआ है, राइट और नॉट। रैंक को हम लोग ने बहुत अच्छी तरीके से सुबह के क्लास में डिस्कस किया था, राइट। सो रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी सेम हो जाता है, तब हम बोलेंगे सिस्टम इज कंसिस्टेंट। दिस इज योर रॉचेस थ्योरम, राइट। ये हमें मानना है, राइट। अभी के लिए हम लोग को ये मान लेना है, इसका डेरिवेशन से कोई लेना देना नहीं है। अभी उसने बोला था कि ये कंसिस्टेंट तभी हो सकता है, ये उसका मैंने फाइनल प्रूफ बता दिया कि ये स्टेटमेंट है रॉचेस थ्योरम का, ठीक है। इनकंसिस्टेंट के लिए अगर हम बोलेंगे कि अगर सपोज रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी आ जाता है, तो आप लोग के पास इस सिस्टम को बोलेंगे इनकंसिस्टेंट सिस्टम। कैसे सिस्टम बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट सिस्टम, राइट। द सिस्टम विल बी इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। क्लियर हो रही बात? ये इधर तक एकदम क्लियर हो गया? हाँ या ना, हाँ या ना बताइए। इधर तक एकदम क्लैरिटी के साथ समझ में आया? क्लैरिटी के साथ समझ में आ गया? ओके, राइट। रॉचेस थ्योरम। ओके, नेक्स्ट, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इसके अंदर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो अब मेरे पास एक चार्ट आया, जिस चार्ट को तुम लोग को याद रखना है, जिस चार्ट को तुम लोग को हमेशा इसको संभाल के रखना है। मतलब इसको आप लोग लिख लेना, नोट डाउन कर लेना, या इसको एकदम आप लोग पीडीएफ में अच्छे से सेव कर लेना, क्योंकि चार्ट के ऊपर ही पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकलेगा, ठीक है। देखो ध्यान से, चार्ट के अंदर ये बोला गया हुआ है कि अगर आप लोग के पास कुछ ऐसी सिस्टम हो जिसको हम बोलेंगे, देखो ax इज इक्वल टू बी तभी लिखा होगा जब आपका नॉन होमोजीनियस सिस्टम होगा। कैसा सिस्टम होगा आप लोग का? नॉन होमोजीनियस सिस्टम। सो ax इज इक्वल टू बी आपका एक मान लो नॉन होमोजीनियस सिस्टम है, तो उसके अंदर आपके पास दो चीजें पॉसिबिलिटी हो सकती है, रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड बी। सपोज वो आर के बराबर है, राइट, वेयर एन इज द नंबर ऑफ वेरिएबल्स, राइट, एन इज नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते, और आपके पास बोलोगे कि रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ बी। तो हमें पता है कि रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू जब रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी आ जाता है, सिस्टम कैसा होता है? इनकंसिस्टेंट। सिस्टम कैसा हो जाता है? इनकंसिस्टेंट। अभी मैंने आप लोग को बताया। और कंसिस्टेंट के लिए दोनों का रैंक सही है, दोनों का रैंक आप लोग का सेम आना चाहिए। बट सपोज आपका रैंक जो है, रैंक की वैल्यू नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर आ गए, मतलब देयर एग्जिस्ट अ यूनिक सॉल्यूशन, देयर एग्जिस्ट व्हाट? यूनिक सॉल्यूशन। बट अगर आपका रैंक का वैल्यू लेस देन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स आ गया, दैट मींस यू आर गेटिंग इनफाइनाइट सॉल्यूशन। दैट मींस व्हाट? इनफाइनाइट सॉल्यूशन, राइट। सो ये चार्ट को याद रखने के लिए वापस
अगर रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी सेम होता है तो सिस्टम कंसिस्टेंट होती है, और जब कंसिस्टेंट सिस्टम में रैंक और नंबर ऑफ वेरिएबल सेम आ गए तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। जब रैंक और नंबर ऑफ वेरिएबल्स अगर कम हो जाते, मतलब रैंक इज लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे। और जब रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी अगर नॉट इक्वल है, नहीं है बराबर, that means you will always get inconsistent, it will be always inconsistent, that means no solution will exist, right? तो ये चार्ट सब लोग को याद रहना चाहिए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जिस लोग ने ध्यान से सुना होगा तो ये चार्ट अभी आपको याद रह गया होगा, राइट और नॉट, कि ये दोनों का रैंक सेम है बट लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स हुआ तो इनफाइनाइट, दोनों का रैंक सेम है और वो नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर हुआ तो यूनिक सॉल्यूशन, और रैंक सेम है ही नहीं तो इनकंसिस्टेंट। बस इतनी सी बात है, बस इतनी सी बात है, इस चार्ट को याद रखना है आप लोगों को। ये समरी हो गया, राइट? ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ये आपका समरी जैसा हो गया, जिससे आप लोग का बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। क्लियर ये बात सब लोग को? ऐसे सिस्टम को सॉल्व करने के लिए इतना सा चार्ट आपको याद रह पाएगा? यस और नो बताइए। क्लियर? इतनी सी चीजें आप लोग को याद रखनी है, ठीक है? ओके। नो, ए मस्ट बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स का कोई जरूरत, मैं वो पूरी चीज बता रहा हूँ, ठीक है? जो भी डाउट है सारी चीज मैं आपको बता दूंगा, फिर आप लोग बताना, ठीक है? फिर आप लोग बताना। आगे हम लोग बढ़ेंगे, इधर आगे हम लोग बढ़ते इधर। नेक्स्ट सपोज देखो, चलो मेरे पास एक क्वेश्चन आ गया, x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 6, 2x प्लस y प्लस 2z इज इक्वल टू 6, x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 5, x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 5। कम ऑन गाइस, राइट? कम ऑन गाइस, अगर मेरे पास ऐसे एक सिस्टम आ गए, अब मुझे इसको सॉल्व करना है। आई विल गिव यू टू मेथड्स ओवर हियर, आई विल गिव यू टू मेथड्स। वन इज ट्रिकी मेथड, देख के पता चल जाना चाहिए कि इसका आंसर क्या आएगा, बट दैट आई विल गिव यू आफ्टरवर्ड्स। फर्स्ट आई विल गिव यू द लॉन्गेस्ट, द मेन मेथड व्हिच ऑल शुड नो दैट कॉन्सेप्ट, क्योंकि हमेशा ट्रिकी मेथड काम नहीं करती, आप लोगों को पता है, राइट? जैसे रैंक के अंदर भी हमारे पास एक ट्रिकी मेथड थी, बट वो दिखता है तो काम करेगी, तो इधर भी ऐसा है, अगर कुछ मुझे चीजें दिख गई तो वो ट्रिकी मेथड काम करेगी, बाकी इधर काम नहीं कर सकती, बट मेन मेथड हमेशा काम करेगी। यू शुड नो द कॉन्सेप्ट, और वो कॉन्सेप्ट के ऊपर से आपका हमेशा आंसर 100% आएगा, राइट और नॉट? सो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स बनाएंगे, इस सिस्टम का ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स। चलिए इस सिस्टम का ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स, तो सबसे पहले जो है, सबसे पहले अगर हम लोग लिखेंगे तो इधर लिखेंगे 1 2 1, देन 2 1 2, और पहले मैंने कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, मतलब सारे कोएफिशिएंट्स को इकट्ठा कर दिया, राइट और नॉट? मैंने क्या कर दिया, पहले सारे कोएफिशिएंट को इकट्ठा कर दिया, और फिर इधर हमारे पास एक पार्टीशन बना दिया, और इधर हमने ऑगमेंटेड कर दिया 6 6 एंड 5, राइट? 6 6 एंड 5, ये मेरा हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको रैंक निकालने के लिए आई एम कन्वर्टिंग इनटू रो इक्विवेलेंट फॉर्म, राइट? रो इक्विवेलेंट फॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है इधर से रैंक निकालने के लिए, क्योंकि दोनों का रैंक साथ में निकलता है, इसलिए हमेशा रो इक्विवेलेंट फॉर्म से इधर रैंक निकालने की ट्राई करने की, और कोई फॉर्मेट आप लोग को यूज करने का नहीं। जब तक आप लोग के पास इजीली रैंक ना निकल जाए तो आप दूसरा फॉर्मेट यूज कर सकते हो, बट रो इक्विवेलेंट फॉर्म से सबसे इजी हो जाता है, ठीक है? रो इक्विवेलेंट फॉर्म में सबसे पहले व्हाट आई विल डू, आई विल ट्राई टू कन्वर्ट दिस एज अ जीरो and this element as a zero. So what I will do, R2 के अंदर मैं चेंज करना चाहता हूं, और मैं R2 माइनस 2 टाइम्स R1 कर दूंगा तो मेरा ये एलिमेंट जीरो हो जाएगा। सिमिलरली मैं R3 के अंदर भी चेंज करना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं, सिर्फ R3 को मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं R1 में से, R3 को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा R1 से। तो देखो ध्यान से आप लोग देखो, तो अगर मैं इसको लिखने जाऊंगा तो आप लोगों के पास हो जाएगा फर्स्ट रो एज इट इज 1 2 1, और इधर मेरा जो पार्टीशन था, और ये मेरा हो जाएगा 6, राइट? सेकेंड रो में मैं 2 टाइम्स R1 करके इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, सो 2 टाइम्स R1 मतलब ये हो जाएगा मेरा 0, 2 2s are 4, 1 minus 4 आप लिखोगे, 1 minus 4 आपका -3 के बराबर, 1 into 2, so 2 minus 2, okay, 1 into 2 is 2, 2 minus 2, ये एलिमेंट भी आप लोग का हो गया 0, ये एलिमेंट भी आप लोग का हो गया 0, ओके। देन इसका भी ये एलिमेंट आपका 0 हो जाएगा, राइट? दिस एलिमेंट भी आप लोग का 0, 1 minus 1 is 0, okay, then 2 into 2 minus 1 minus 2, okay, this is my -1, this will be my -1 element, -1 हो गया ये वैल्यू, और आपके पास इधर से क्या आ गया, 1 minus 1, ये भी एलिमेंट मेरा 0 हो गया, ये भी एलिमेंट मेरा 0 हो गया। सेम वे इधर भी आप करोगे, देखो 6 2s are 12, 6 minus 12, तो ये आपका -6 के बराबर आ गया था, राइट और नॉट? 6 minus 12 तो -6 के बराबर आ गया।
और इसको तुमने 1 से तो 5 माइनस 6 आप करोगे तो ये आपका वैल्यू -5 के बराबर आ गया, -5 के बराबर आ गया था। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग का ये इसका पहला आपका स्टेप हुआ, राइट। अब मैं क्या करूंगा, रो इक्विवेलेंट फॉर्म कन्वर्ट करने के लिए ऑब्वियस बात है इसको जीरो बनाने की ट्राई करूंगा मैं, राइट और नॉट। इस एलिमेंट को मैं जीरो बनाने की ट्राई करूंगा। सो अब जब आप इसको जीरो बनाने की ट्राई करोगे, राइट, चलो ओके, वेरी गुड, मतलब आप लोग ने बहुत सही पकड़ लिया है, वेरी गुड। जो भी है तो रैंक वो तो ए का निकला ना, ए ऑगमेंटेड बी का नहीं निकलता, वो भी बात सही है। ठीक है, अब देखो आप लोग ध्यान से, अब आप लोग जब जीरो बनाने की ट्राई करोगे, इधर इस एलिमेंट को जीरो बनाने के लिए ट्राई करोगे इधर से, तो ध्यान से सुन लेना, सबको, सब लोग को ये सुनना ही है। तो ये हो जाएगा अपने के पास 1 2 1 और इधर मेरे पास हो गया 0 -3 0 और इधर मेरे पास हो गया, इधर मेरे पास हो गया 0 और इधर -1 और सॉरी, अब मुझे इस एलिमेंट को जीरो बनाना है। ठीक है, इस एलिमेंट को मुझे बनाना है जीरो। ठीक है, तो व्हाट आई विल डू ओवर हियर, ठीक है, ध्यान से देखना एक बार। तो मेरे पास ये आ गया पार्टीशन, ये मेरे पास पार्टीशन आ गया इधर से। पहले दो एलिमेंट हम लिख लेते, 6 और -6 लिख दिया मैंने इधर, और इधर मैंने माइनस, ओके। अब देखो आगे, मुझे इसको जीरो करना है तो मैं क्या कर दूंगा, व्हाट आई विल डू ओवर हियर, इसको जीरो बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो जो भी आप लोग का R2 मैट्रिक्स था, सॉरी R2 रो जो थी, इधर मैं लिख देता हूं R2 रो को आपको चेंज, मतलब R3 में चेंज करना है आप लोग को। सो R3 के अंदर जब आप चेंज करोगे तो आप लोग को करना है R3 माइनस 1/3 R2, राइट। R3 माइनस 1/3 R2, चेक कर लो जरा, R3 माइनस 1/3 R2, राइट और नॉट। या आप लोग R3 करेक्ट है ना, R3 माइनस 1/3 R2 सही है ना, सब्ट्रैक्ट ही करेंगे, करेक्ट। R3 माइनस 1/3 R2 जब आप करोगे तो सिंपल चीज देखो आगे, सिंपल चीज R3 इधर भी लिख देता हूं ताकि आप लोग को याद रहे, R3 के अंदर R3 माइनस 1/2 R2, चेक करो, ये हो गया 0, ये हो गया मेरे पास 0। अब -1/3, सॉरी 1/3 था, 1/3, तो ये एलिमेंट भी आपका 0 हो जाएगा, आप चेक कर लीजिए, क्योंकि जब इसको तुम 1/3 से करोगे तो ये 3 कैंसिल होगा, फिर तुम्हें सब्ट्रैक्ट करना है तो -1 +1 हो जाएगा, तो वो भी 0 एलिमेंट बन जाएगा। और इस साइड आप लोग के पास 0 तो ऑलरेडी था, इधर तो ऑलरेडी 0 है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये एलिमेंट जो आप लोग का 0 था वो तो 0 ही रहेगा, ये एलिमेंट आपका 0 ही रहेगा। अब हम लोग इधर आ जाते, सो ये -6 को तुम मल्टीप्लाई कर दो, -6 को तुम मल्टीप्लाई करो 1/3 से, तो ये मेरे पास हो गया -2 और -2, और इधर मेरा एलिमेंट था -1, तो ये मेरा हो जाएगा -1 + 2, राइट और नॉट, -1 + 2, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1, ये मेरे पास आ जाएगा 1, ओके। ये मेरा हो गया रो इक्विवेलेंट फॉर्म, राइट। आई गॉट दिस रो इक्विवेलेंट फॉर्म, वेरी सिंपल, रो इक्विवेलेंट मेरा फॉर्म बन गया। अब आप चेक कर सकते हो रो इक्विवेलेंट फॉर्म के अंदर, अब आप चेक कर सकते हो कि सपोज मैं इतना सा ही मैट्रिक्स देखो, सपोज मैं इतना सा ही मैट्रिक्स देख रहा हूं, क्योंकि ये मेरा ए मैट्रिक्स है, तो अगर मुझे ये इतना सा ही मैट्रिक्स दिख रहा है तो रैंक ऑफ ए जो है, रैंक ऑफ ए आप लोग बोल दोगे कि रैंक ऑफ ए मेरे को दिख रहा है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज आपने बोल दिया 2, तो रैंक ऑफ ए मेरा हो गया 2, राइट। पर अगर मैं ये पूरा मैट्रिक्स देखूं, ये पूरी चीज देखूं मैं, पूरी चीज, तो इसके अंदर रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी, रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी, मतलब ये पूरी चीज देखोगे ना तुम लोग, ये पूरी चीज देखोगे यार, ये पूरी चीज देखोगे तो टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज आपको कितनी दिख रही है, 3 दिख रही है, टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज आप लोगों को दिख रहा है टोटल 3। सो रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी गाइस, रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी। और मैंने अभी चार्ट में बताया था कि दोनों का रैंक सेम नहीं है, तो सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट सिस्टम, और इनकंसिस्टेंट सिस्टम मतलब कैसा सॉल्यूशन, कैसा सॉल्यूशन हो गया आप लोग के पास, नो सॉल्यूशन हो गया, राइट। इनकंसिस्टेंट सिस्टम मतलब आप लोग के पास आ गया नो सॉल्यूशन। सो दिस इज योर आंसर, नो सॉल्यूशन, right, no, not infinite solution guys, system is inconsistent, that is why it is having no solution। क्लियर हुआ ये बात सब लोग को, यस और नो, ये मेथड क्लियर हुआ। अब बहुत सारे लोग बोल रहे कि सर यार बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे कि सर कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट, हाँ ये बात सही है, दोनों कॉलम सेम है, उसका मतलब आप बोल सकते हो कि रैंक ऑफ ए 2 हो गया, बट उससे मुझे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक नहीं पता चल सकता, इसलिए ए और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, राइट, रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी
दोनों का साथ में रैंक निकालने के लिए हमको रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, ताकि उससे आप लोगों को क्लैरिटी आ जाए कि दोनों का रैंक के बारे में चाहिए। मुझे ए का रैंक सिर्फ चाहिए होता तो आप लोग बोल सकते थे, ठीक है, ए का रैंक अगर आपको चाहिए होता तो आप लोग इजीली बोल सकते थे यार, इजीली बोल सकते थे, वेरी गुड, इजीली बोल सकते थे, ठीक है। समझ आई बात आप लोग को? ये इधर तक एकदम समझ में आया सबको? इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, क्लियर है? वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। चलिए, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, क्लियर हुआ सब लोग को ये बात? ओके। अब सर आप बोल रहे थे, ओके देखो अब मेथड नंबर 2 है, मेथड नंबर 2 है, आप ध्यान से देखना, मेथड नंबर 2, ठीक है, मेथड नंबर 2, क्लियर ये बात? सब लोग ध्यान से देखना, मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 आप लोग एकदम क्लैरिटी के साथ सुनना, सुनते रहना आप लोग, ठीक है, एकदम क्लैरिटी के साथ। मेथड नंबर 2, अगर आप लोग इस इक्वेशन में इसको तुम इक्वेशन नंबर 1 ले लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लो, और इसको इक्वेशन नंबर 3 ले लो, 1 और 2 को ऐड करिए, चलो 1 प्लस 2 को ऐड करिए, 1 प्लस 2 इक्वेशन ऐड करिए, चलो ऐड करिए, तो आपके पास आ जाएगा 3x प्लस 3y प्लस 3z इज इक्वल टू 12, राइट? इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करिए, 3x प्लस 3y प्लस 3z इज इक्वल टू 12, और आपके पास थर्ड इक्वेशन था क्या? x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 6, क्या था? x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 5 था, सॉरी, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, आपके पास था 5, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5, और इस इक्वेशन को अगर मैं वापस डिवाइड बाय 3 करके लिखूं तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3 से डिवाइड कर लो, कितना हो गया? 4। तो सर आप बताइए मुझे, x प्लस वाई प्लस जेड 4 है या x प्लस वाई जेड 5 है? दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स माय फैक्ट, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, राइट? दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन की कौन सी इक्वेशन सही? पहली इसको सही मानो या इक्वेशन इसको सही मानो? इफ आई एम कंबाइनिंग द इक्वेशन 1 and 2, I am getting the fact that x plus y plus z is 4, but the third equation is telling me x plus y plus z is equal to 5. Sir, this is a pure contradiction, hence no solution. Within 30 second, 30 second भी नहीं, अगर मुझे इक्वेशन ठीक से दिख गया within 20 second या 10 second का ये आंसर है, राइट? इतनी बड़ी मेथड भी करनी नहीं पड़ती आप लोग, ठीक है? क्लियर हुआ सबको ये बात? क्लियर हुआ ये बात? सबको क्लियर हुआ? यस और नो प्लीज बताइए, सब लोग को ये बात क्लियर हुआ, हाँ या ना? राइट और नॉट? ठीक है, दोनों मेथड क्लियर है सबको, दोनों मेथड क्लियर है, राइट और नॉट? तो यही तो ट्रिक था ना, कि अगर मुझे दिख गया कि दो इक्वेशन को मिला के थर्ड इक्वेशन मुझे मिल रहा है जो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो दैट इज माय ट्रिक ओनली ना, दैट इज माय ट्रिक ओनली, ठीक है? ओके, दैट इज माय ट्रिक ओनली। कौन सा? ओके, रिपीट करूं मैं, वापस इसको रिपीट करता हूं, चलो एक बार और देख लीजिए सब लोग ध्यान से देख लीजिए। मैंने क्या किया था कि जो मेरे पास 3 इक्वेशंस थे, राइट, द 3 इक्वेशंस व्हिच आई एम हैविंग ओवर हियर, सी ओवर हियर, ये 3 इक्वेशन आप लोग के पास है, मैंने फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दिया, चलो इधर ही ऐड कर दो, फर्स्ट और सेकंड को इधर ऐड कर दो, तो तुम्हारे पास आ जाएगा 3x प्लस 3y प्लस 3z इज इक्वल टू 12 के बराबर। और आप बोल रहे हो तो इधर से अगर मैं डिवाइड बाय 3 कर दूं तो x प्लस वाई प्लस जेड मेरा बन जाता है, डिवाइड बाय 3 करोगे तो 4 के बराबर। और इधर आप सर बोल रहे हो कि x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड सर 5 के बराबर है, x प्लस वाई प्लस जेड सर 5 के बराबर है। तो कौन सा सही, ये वाला सही या ये वाला सही? कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना ये वाला फैक्ट, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, मतलब ऐसा कोई एक्स वाई जेड का वेरिएबल आएगा ही नहीं, ऐसा नंबर ही कोई नहीं आएगा जो पहले और दूसरे इक्वेशन दोनों को सेटिस्फाई करेगा। दैट इज व्हाई दिस सिस्टम इज हैविंग नो सॉल्यूशन, द सिस्टम इज हैविंग नो सॉल्यूशन। क्लियर हो रही है बात सब लोग को? यस और नो, यस और नो? क्लियर, क्लैरिटी के साथ समझ में आया सबको? क्लैरिटी के साथ एकदम समझ में आया सब लोग को? यस, ओके, क्लियर, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है यार, शाबाश। चलिए, क्लियर, ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट। चलिए, अब इसके अंदर हम लोग को यही चीज दिखनी है ना। ओके, वेट अ मिनट, ओके, सो दिस यू गॉट दिस क्लियर इन योर माइंड, राइट? ये आप लोग को एकदम क्लैरिटी के साथ समझ में आ गया, ठीक है? एक और ये चीज आप लोग को एकदम क्लैरिटी के साथ समझ में आ गई। ओके, सो अब मुझे इधर से एक और चीज है, एक और चीज मैं आप लोग को इसके अंदर से बताना चाहता हूँ, ठीक है? आई वांट टू टेल वन मोर थिंग ओवर हियर। उसके लिए मुझे एक सिस्टम चाहिए, मैं एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन लेता हूं उसको बताने के लिए आप लोगों को, ठीक है? सो जस्ट आई एम फाइंडिंग दैट इक्वेशन, और लेट अस से कि अब हम लोग अपने आप से भी एक सिस्टम बना सकते हैं, ठीक है? हम लोग अपने आप से एक सिस्टम कोई बना लेते, फॉर एग्जांपल x
plus z is equal to 3, then 2x plus 4y plus 3z is equal to 5. And suppose I am making any system, right? For example, I am writing 10x plus y plus 2z is equal to 7. सिस्टम ऑफ इक्वेशन लाइक दिस, राइट? अगर मैं इसको इक्वेशन बना रहा हूँ, ठीक है? ओके ओके, तो फिर बोल क्यों रहा कर है? देता हूँ मैं, एक ही मिनट, ठीक है? चलिए, ठीक है। सो आई हैव सबको मैंने म्यूट कर दिया, ओके, ठीक है, चलो डन, क्लियर, ओके डन, ओके। अब आप देखिए, आप देख लीजिए इधर ध्यान से। अब सपोज मुझे इस सिस्टम के बारे में जानना है, ठीक है? इस सिस्टम के बारे में जानना है सपोज, तो आप लोग इसका ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स बनाओगे, तो आप बोलोगे इधर से 1 1 1 और इधर से आप बोलोगे 2 4 और 3 और आप बोलोगे इधर से 4 1 2 और इधर आप लोग ने बोल दिया कि 3 5 7 3 5 7 3 5 7 को आप लोग ने इधर ऐसे लिख दिया, ठीक है? इस तरीके से आप लोग ने इक्वेशंस लिख दिया, ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स आपने बना दिया, ठीक है? ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स, ओके। अब इधर मैं बात करूंगा, सपोज आप लोग इसका रो इक्विवेलेंट फॉर्म करने की ट्राई करो, चलो ठीक है? इसका रो इक्विवेलेंट फॉर्म अगर हम लोग कर रहे हैं तो आप ध्यान से सुनो, रो इक्विवेलेंट फॉर्म इसका बनाना बहुत सिंपल है। रो इक्विवेलेंट फॉर्म आप कैसे बनाओगे? तो सिंपली आप लोगों को करना क्या है, इधर से मैं लिख देता हूं, R2 के अंदर मुझे R2 माइनस 2 टाइम्स R1 करना है और R3 के अंदर मेरे को R3 माइनस 4 टाइम्स R1 करना है, 4 टाइम्स R1 करना है, ठीक है? तो लेट अस से I want to explain some concept, I want to explain some concept, that is why I am taking these equations, right? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनना। अब इसको जब हम देखेंगे तो ये मेरा फर्स्ट रो तो एज इट इज रहेगा 1 1 एंड 1, सेकंड रो मेरा चेंज हो रहा है, मेरे को कैसे चेंज कर रहा हूं? तो मैं 2 टाइम्स R1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो 4 माइनस 2 हो जाएगा, दूसरा एलिमेंट मेरा बन जाएगा 2, ठीक है? फिर हमारे पास इधर 3 माइनस 2, तो ये एलिमेंट बन जाएगा 1। जब ये पार्टीशन हम कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 3 और मेरे पास इधर से 3 इंटू 2 6 हो जाता है, 3 इंटू 2 6, 5 माइनस 6 आपका हो जाएगा -1, ओके। फिर ये भी एलिमेंट 0 4 के साथ आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 1 माइनस 4 आपका -3 के बराबर हो जाएगा, 1 इंटू 4 2 माइनस 4 -2 के बराबर बन गया, 2 माइनस 4 -2 के बराबर बन गया और ये 4 के साथ मल्टीप्लाई 3 4 12, 7 माइनस 12 आप लोग का हो जाएगा -5 के बराबर, 7 माइनस, ये फर्स्ट स्टेप हुआ। तुम लोग इसको भी 0 कर सकते हो, राइट? यू कैन मेक दिस एलिमेंट एज 0। इस एलिमेंट को मुझे 0 अब बनाना है, ठीक है? बना लो यार, 0 बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, इसको तुम 0 बना लो। अब ये एलिमेंट को 0 बनाने के लिए हम लोग पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा आपको इजी लगे तो एक स्टेप में ज्यादा कर रहा हूं, सिर्फ एक स्टेप ज्यादा करो इसको। जो इस एलिमेंट को 0 अगर मुझे बनाना है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस ये वाले 2 को 1 में बनाने के लिए ट्राई करूंगा। तो मैं सिर्फ R2 जो रो है उसको 1/2 R2 कर दे रहा हूं, ठीक है? 1/2 R2, ताकि मेरे पास वहां पे एलिमेंट आ जाए, मतलब सेकेंड रो को मैं 2 से डिवाइड कर देता हूं। तो 2 से जब आप डिवाइड कर दोगे तो ये 1 हो जाएगा और ये 1/2 हो जाएगा और इधर मेरे पास आ जाएगा 3 और इधर मेरे पास -1/2 आ जाएगा, ठीक है? अब 0 -3 -2 और ये मेरा -5 के बराबर, ठीक है? एक स्टेप ज्यादा लिखा, गलती की कोई गुंजाइश ना रहे इसलिए मैंने एक स्टेप ज्यादा लिखा है। और फिर हम लोग क्या करेंगे, R2 जो है उसी के अंदर R3 को अब चेंज करना है हम लोग को, R3 को हमको चेंज करना है। सो R3 के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, 3 टाइम्स R1 करके ऐड कर दे रहे हैं, 3 टाइम्स R1 प्लस R3 ऐसा कर दे रहे, ठीक है? 3R1 R3 के अंदर ये चेंज करेंगे, 3R1 प्लस R3 करके R3 में लिखेंगे हम लोग, ठीक है? R3 में हम लोग लिखेंगे। सो 1 1 1 0 1 1/2, पार्टीशन इधर है 3 -1/2, अब 0 3 टाइम्स R1 कर दो, ऐड कर दो, ये एलिमेंट हो गया 0। 1/2 को तुम 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोग का हो जाएगा 3/2, -2 प्लस 3/2 आपके पास ये एलिमेंट आ जाएगा, तो ये -4 प्लस 3 दैट इज -1/2 इधर आपका आ जाता, -1/2 इधर आ जाता। सेम वे आप लोग इसको भी इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका -5 प्लस -3/2, सो ये हो जाएगा -13/2 आप लोग का इधर एक एलिमेंट आ जाएगा, -13/2। यस बोलिए, राइट और नॉट? क्लियर, राइट?
ठीक है, चलो तो अब आप लोग के पास ये मैंने रो इक्विवेलेंट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब आप बोलोगे सर, अब आप बोलोगे सर इसके अंदर जब तुम रैंक निकालने जा रहे हो, इसके अंदर जब तुम रैंक निकालने चले जाते हो, राइट और नॉट, तो ये आप लोग का रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, राइट, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए जो है सिर्फ इतने मैट्रिक्स का जो रैंक है, राइट और नॉट, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए। सो रैंक ऑफ ए आप बोलोगे सर वो मेरा 3 के बराबर आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज मेरी 3 हो गई, एंड इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी जो है वो भी मेरा 3 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि पूरे मैट्रिक्स में भी देखो आप लोग, ये पूरे मैट्रिक्स के अंदर नॉन जीरो रोज आपकी 3 आई पूरे मैट्रिक्स को मिला के, ये 1, ये आपका हो जाएगा 2 और ये आप लोग का हो जाएगा 3, राइट। तो ये मेरा 3 के बराबर आया, और दैट इज इक्वल टू, मतलब आप बोलोगे कि इधर से आप लोग क्या बोल दोगे, तो सिस्टम इज कंसिस्टेंट, आप लोग इधर से बोल दोगे सर सिस्टम इज कंसिस्टेंट। अब सिस्टम आपका कंसिस्टेंट है तो आपके पास दो सॉल्यूशन पॉसिबल है, या तो मतलब सॉल्यूशन पॉसिबल है इनफाइनाइट या यूनिक, बट अगर आप देखो इधर से तो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी इज इक्वल टू आपके पास कितना हो गया, नंबर ऑफ वेरिएबल्स इज इक्वल टू कितना हो गया, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, एंड दैट इज इक्वल टू 3। मतलब जो रैंक आया वो नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर आया, देयरफॉर यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट। कैसा सॉल्यूशन एग्जिस्ट होता, यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट। आप बताइए ये समझ में आया सब लोग को, पहले इधर तक की चीज समझ में आई, यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट हो रही है ये, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट, वेरी गुड। ओके सर, आपने सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट हो रहा है उतना बताने के लिए कितना सारा सॉल्व किया, राइट। और ये अगर आप खुद भी सोचो कि सर इतना सारा सब सॉल्व करेंगे यूनिक सॉल्यूशन को बताने के लिए, सर एग्जाम के अंदर इतना टाइम नहीं होता, राइट और नॉट, इतना सारा चेक करने का हम लोग को टाइम नहीं होता, थोड़ा सा इजी मुझे इसके अंदर करके दो। तो आप बोलोगे सर जो आपका रैंक है, जो आपका रैंक है वो हमारा ए मैट्रिक्स जो है उसका रैंक एन आया, उसका रैंक इधर कितना आया, रैंक आपका 3 आया, मतलब मैट्रिक्स का रैंक जो है वो फुल रैंक आया। मैट्रिक्स का रैंक कैसा आया, फुल रैंक आया, यस और नो, हाँ या ना बोलो, फुल रैंक आया, मैट्रिक्स का रैंक कितना आया, फुल रैंक आया, यस और नो। फुल रैंक मतलब क्या है कि मैट्रिक्स आपका 3x3 था और रैंक 3 आया, दैट मींस उसका रैंक फुल रैंक हुआ, इसको हम बोलते हैं फुल रैंक मैट्रिक्स। ये समझ में आया कि नहीं आपको, मैंने आज सुबह की क्लास में बताया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फुल रैंक, राइट और नॉट। फुल रैंक के बारे में मैंने आपको बताया था कि अगर देखो जो भी सुबह में नहीं थे, वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं, कि अगर मेरा कोई मैट्रिक्स 3x3 का है और वो मैट्रिक्स का रैंक भी 3 आता है तो उसको हम बोलते हैं फुल रैंक, उसको हम बोलते हैं कि क्या, फुल रैंक। बट अगर मेरा कोई मैट्रिक्स जो है वो 3x3 है और उसका रैंक मेरा 3 से कम आ रहा है, रैंक सपोज मेरा 2 आया या 1 आया, उसको हम फुल रैंक नहीं बोल सकते। तो आपका रैंक ऑफ ए जो है, जब आपका ये फुल रैंक आया तभी तो, जब आपका रैंक फुल आया तभी तो ये यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट पॉसिबल हुआ ना, क्योंकि जब फुल रैंक आया इसलिए वो किसके बराबर हुआ, नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर हुआ, राइट और नॉट। अगर फुल रैंक नहीं आता तो ये नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर नहीं होता, और नंबर ऑफ फुल रैंक आया तभी आपका नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर हुआ, तब आप बोल पाए यूनिक सॉल्यूशन। तो सर आपका फुल रैंक आया उसका मतलब मेरा रैंक 3 आया, उसका मतलब अगर मैंने ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला होता वो नॉट इक्वल टू 0 होता तो ही मेरा रैंक 3 आता ना, यस और नो। क्योंकि ए आपका हाईएस्ट ऑर्डर माइनर आपका 3x3 का बनता, वो मैट्रिक्स इटसेल्फ बनता, उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आया, तब आप बोले कि सर रैंक 3 आया, राइट। रैंक 3 कब आ सकता है, जब वो 3x3 जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट क्या है, नॉट इक्वल टू 0। मतलब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आया मतलब मैट्रिक्स का रैंक फुल रैंक हुआ, और जब मैट्रिक्स का रैंक फुल होता है ना तब यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट होता है, तब यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट होता है। तो यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने के लिए मुझे जो भी रैंक है वो नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर बनाने पड़ते हैं, वो तभी बनता है जब रैंक की वैल्यू फुल रैंक आती है, और फुल रैंक तभी आती है जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आया। तो फॉर एग्जांपल मेरे को इतना सारा सॉल्व करने से अच्छा मैंने सिर्फ इसका डिटर्मिनेंट निकाल दिया होता, इधर से डायरेक्ट सिर्फ डिटर्मिनेंट मैंने निकाल दिया होता। डिटर्मिनेंट क्या है, 1 1 1 2 4 3, तुमने सिर्फ इसको सॉल्व कर दिया होता ना, इसकी वैल्यू तुम चेक कर लेना, इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आएगी। प्लीज चेक करो फटाफट, राइट, जरा चेक करके बताओ, चेक करके बताओ क्या इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, सब लोग प्लीज गाइस चेक करो यार प्लीज मेरे लिए, राइट। सो और यू कैन सी ओवर हियर, ठीक है। तो आप लोग के पास इधर से डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आई, राइट। देखो यार वापस लीजिए, 1 मिनट रुक जाओ, पूरा पेशेंस से सुन लो, पूरा पेशेंस से सुन लो, ठीक है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू 0 आई
डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आई, समझ रहे हो? ठीक है, आई डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आई, यस और नो? यस, जो भी आई आपकी -1 कोई बात नहीं, नॉट इक्वल टू 0 आई, दैट मीन्स व्हाट, इस मैट्रिक्स का रैंक जो होता ना वो 3 होता, मतलब फुल रैंक होता। फुल रैंक होता मतलब जितने वेरिएबल्स होते हैं उतना ही रैंक निकलता, एंड दैट इज व्हाई आई कैन कॉल दिस मैट्रिक्स एज योर, दिस मैट्रिक्स इज हैविंग यूनिक सॉल्यूशन। तो भी मैं इसको बोल सकता हूं कि इस मैट्रिक्स के पास यूनिक सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है? यूनिक सॉल्यूशन है। तो मेरे पास आप एक चीज आ गई, वो आप इधर ऐड कर सकते हो, एक चीज इस चार्ट के अंदर भी आप लोग ऐड कर सकते हो गाइस, राइट और नॉट? इस चीज को तुम इस चार्ट के अंदर ऐड कर सकते हो। यूनिक सॉल्यूशन के लिए कोएफिशिएंट का डिटरमिनेंट जो है ना वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, ठीक है, राइट और नॉट? सो इधर से मैं वापस से आपके लिए समरी में, आपके लिए समरी के लिए और लिख देता हूं। अगर मेरे पास ax इज इक्वल टू बी होता है ना, ax इज इक्वल टू बी, ax इज इक्वल टू बी, सपोज मेरे पास सिस्टम है, राइट? सो इफ हमारे पास ये डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0, डायरेक्टली बोल दो, कुछ रैंक वैंक निकालने की जरूरत नहीं है, बाद में कुछ रैंक वैंक निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली बोल दो कि ये यूनिक सॉल्यूशन होगा। और अगर आपका डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0 निकलता है तो आपके पास दो केसेस हो सकते हैं, आपके पास दो केसेस हो सकते हैं। एक तो आपका हो सकता है नो सॉल्यूशन, जो हम लोग को फिर चेक करना पड़ेगा, फिर हम लोग को एग्जैक्टली रो इक्विवेलेंट फॉर्म से चेक करना पड़ेगा, राइट? तो ये नो सॉल्यूशन भी हो सकता है, और ये तो आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हो सकता है, राइट? इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हो सकता है, देन वी हैव टू चेक, राइट? तो हम लोग को चेक करना पड़ेगा। बट अगर हम लोग को यूनिक सॉल्यूशन बोला गया है सिर्फ पूछने के लिए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो आपका ये पक्का हो जाएगा कि नॉन होमोजेनियस सिस्टम में, नॉन होमोजेनियस सिस्टम में इतनी सी समरी अगर आप लोग को याद रह गई ना, तो भी आपके लिए बहुत सारा काम आसान हो जाएगा। यूनिक सॉल्यूशन के लिए तो हमेशा याद रखना कि डिटर्मिनेंट ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्लियर हो रही है बात गाइस? ये बात क्लियर हो रही है सबको? अगर आपको यूनिक सॉल्यूशन चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 गाइस, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, यस और नो? यस और नो प्लीज बताइए मुझे, यस और नो? क्लैरिटी के साथ समझ में आया सबको? ठीक है, क्लैरिटी के साथ समझ में आया एकदम? वेरी गुड, वेरी गुड गाइस, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। चलिए आगे, तो अब हम लोग क्वेश्चन के ऊपर जा सकते हैं। नॉन होमोजेनियस सिस्टम का क्वेश्चन गेट 2020 ईसी के अंदर क्वेश्चन दिया है, राइट? गेट 2020 ईसी के अंदर आप लोग के अंदर ये चीज क्वेश्चन दिए, ये आप लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, ओके। क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा यार, क्या ध्यान से देखो यार क्वेश्चन, ठीक है? चलिए, इसी के अंदर का ये क्वेश्चन है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स में इसका बना देता हूं, ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स बनाने के ट्राई करो। आपके पास समथिंग अराउंड 4 इक्वेशंस है, आपके पास दो वेरिएबल है, कोई बात नहीं, 4 इक्वेशन 2 वेरिएबल है। चलो बनाओ यार, बनाओ क्वेश्चन, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स के अंदर आप लोग ये चीज बनाओ, पहले तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनाओ, ध्यान से देखोगे, मैं भी चलो साथ में बनाते जाऊंगा। ओके, तो हमारे पास एक मैट्रिक्स हो रही है, हमको फाइंड करना है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन एंश्योर्स दैट a solution exists for the above system। देखो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, आपको ये नहीं पूछा यार इनफाइनाइट या इनफाइनाइट सॉल्यूशन या आप लोग को यूनिक सॉल्यूशन, ऐसा नहीं पूछा है, सिर्फ सॉल्यूशन एग्जिस्ट। रोचेस थ्योरम, रैंक ऑफ ए, अगर रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी के बराबर हो जाता है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट हो जाएगा सर। रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी के बराबर होना चाहिए सर, उतनी चेक कर लो सिर्फ, बस वही चेक करना है, ठीक है? तो चलो हम लोग लिख देते, तो पहला इक्वेशन है आप लोग का x1 प्लस 2x2 और b1, सो ये हो जाएगा 1 2, और पार्टीशन करते जाओ, इधर हम लोग लिखेंगे b1। सेकंड है 2x1 प्लस 4x2 b2, ओके, सो 2 4, और आप लोग ने लिख दिया इसको b2, 2 4 और आप लोग ने लिख दिया b2। फिर 3x1 प्लस 7x2 प्लस b इज इक्वल टू b3, ओके, 3x1 प्लस 7 ये हमारा हो गया b3 के बराबर। देन आपके पास हो गया 3x1 प्लस 9x2, 3x1 प्लस 9x2 ये आपका हो जाएगा b4 के बराबर, ठीक है, ओके। तो ये मेरा a ऑगमेंटेड b मैट्रिक्स हो गया। मुझे a रैंक ऑफ a इज इक्वल टू रैंक ऑफ a ऑगमेंटेड b बनाने के लिए क्या कंडीशन मुझे सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, क्या कंडीशन मुझे सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, ये हमारा ये a में ये चीज हमारा, ये चीज को हम लोग को देखना है, समझ रहे हो आप लोग? ठीक है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट कराना है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट कराना है। कैसे कराएंगे आप? सिंपल समझो, रो इक्विवेलेंट फॉर्म सबसे बेस्ट मेथड है, रो इक्विवेलेंट फॉर्म। देखो ध्यान से, मैं रो इक्विवेलेंट फॉर्म करने की ट्राई करूंगा, फटाफट रो इक्विवेलेंट फॉर्म हो जाएगा।
आपको एग्जाम में देखो, मेरे को आपको समझाने के लिए इधर ऑपरेशंस लिखना होता है ना, आपको तो एग्जाम में ऑपरेशन भी नहीं लिखना होता है, ठीक है, तो टाइम वहां पे और बचता है। ओके, अब देखो मैं क्या करूंगा, R2 रो के अंदर टू टाइम्स सॉरी R2 रो के अंदर मुझे चेंज करना है, और R2 में से 2 टाइम्स R1 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। सिमिलरली R3 रो के अंदर मैं R3 में चेंज करने जा रहा हूँ, 3 टाइम्स में R1 कर दूंगा। सिमिलरली R4 रो के अंदर में R4 में चेंज करने जा रहा हूँ, 3 टाइम्स R1 कर दूंगा मैं, ठीक है। तो देखो ये तीनों एलिमेंट एक साथ जीरो बन जाएगी, ये तीनों एलिमेंट आप लोग के एक साथ जीरो बन जाएंगे। तो अगर आप देखने जाओगे तो ये पहला 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये चीज मेरे पास आ गई, और ये मेरा B1 हो गया। ध्यान से देखिएगा सब लोग, चलिए 1 2 2, ये सॉरी ये 0 हो गया, 2 2 4, ओके 4 -4, वेरी गुड यार, ये तो इसको 0 ही बना दिया, ठीक है। और इधर से मेरे पास B1 और ये B, तो ये मेरे पास हो जाएगा B2 -2B1, B2 -2B1, ओके करेक्ट। अब 3, तो ये एलिमेंट 0 हो गया, इसको तुम 3 से मल्टीप्लाई करो, 7 -6, ये आपका एलिमेंट हो गया 1। 3 से मल्टीप्लाई करो तो आप बोलोगे सर ये हो गया B3 -3B1। देन अगेन ये एलिमेंट 0, 3 से मल्टीप्लाई करो, 9 -6 बन गया 3, आपका 9 -6 बन गया 3, B4 -3B1, B4 -3B1, ये आपका पहला स्टेप है, ये आपका फर्स्ट स्टेप है। अब क्या करो, थोड़ा सा आप लोग ये जो जीरो, दोनों जीरो आ गए, उसको लास्ट में लिखना होता है ना रो इक्विवेलेंट फॉर्म में, जो दो रो आपकी जीरो आ गए, जो रो में सारे जीरोस आ गए उसको लास्ट में लिखो। सो ये हो जाएगा 1, एक और स्टेप हम लोग ऐड करेंगे, और ये जीरो वाली रो हम लोग एकदम लास्ट में लिखेंगे। तो ये 0 और 0 तो साथ में चेंज देखना, इधर भी ये B1 इधर आया, जीरो वाले के साथ क्या था, B2 -2B1, उसको भी साथ में लिखते जाओगे, B2 -2B1, उसको इधर लिखते जाओगे, ठीक है। अब मेरे पास इधर कितना आ गया, अब 0 1 वाला बचा था, 0 1 के साथ मेरे को लिखना है B3 -3B1, और आप लोग के पास इधर लिखना है 0 3, ओके 0 3, और इधर हम लिखेंगे B4 -3B1, B4 -3B1, ओके। अब इसको 0 बना दो, तो इसको 0 बनाने के लिए बहुत सिंपल है, इधर देखो आप लोग, R3 के अंदर मैं क्या करूंगा, R3 -2 टाइम्स सॉरी 3 टाइम्स R2, R3 -3 टाइम्स R2, आई एम अबाउट टू गेट माई आंसर, आई एम अबाउट टू गेट माई आंसर। देखो ध्यान से, ओके ध्यान से देखना सब लोग। अब मेरे पास आ गया 1 2B1, देखो इधर से 1 2, और इधर मेरे पास अगर हम लोग इधर रखेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा B1, देन 0, और ये हो गया 1, देन B3 -3 टाइम्स B1 और 0, और इसको तुमने 3 से मल्टीप्लाई किया, इसमें सब्ट्रैक्ट किया, 0 हो गया, ओके। इसको तुम 3 से मल्टीप्लाई करो, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, मतलब B4 सॉरी ठीक से लिखेंगे हम लोग, B4 -3B1 था, उसमें तुम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हो 3 टाइम्स R2, मतलब B3 -3B1, ओके। और ये तो मेरा 0 था, और ये क्या था मेरा B2 -2B1, ये मेरा B2 -2B1 था। ऐसा मेरा ये पूरा मैट्रिक्स बन गया। अब आप देख सकते हो इधर से, रैंक ऑफ ए मतलब इतना सा मैट्रिक्स का रैंक ऑफ ए मतलब ये इतना सा मैट्रिक्स का रैंक, बताओ फास्ट, रैंक ऑफ ए कितना बोल दोगे, तो आप बोलोगे सर नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 2 हो गया, रैंक ऑफ ए इज 2, रैंक ऑफ ए इज 2। तो गाइस रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी को भी 2 बनाना पड़ेगा ना मुझे, ये मुझे आप लोग के सॉल्यूशन कंसिस्टेंट बनाने के लिए मुझे रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी भी 2 ही बनाना पड़ेगा। और रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी को 2 बनाने के लिए आप लोग के पास ये एलिमेंट 0 के बराबर होना चाहिए, B2 -2B1 0 के बराबर होना चाहिए, और ये वाला एलिमेंट भी पूरा 0 के बराबर होना चाहिए, तो ही आपका नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। अगर ये दोनों 0 नहीं हुए तो रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी 2 नहीं हो सकता। अगर ये दोनों 0 हुआ तो ही आपका नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 2 आ सकता है, और तो ही रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी 2 हो सकता है, ठीक है। सो B2 -2B1, तो ये आपका B2 इज इक्वल टू 2 टाइम B2B1 हो गया, B2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स, और इधर से अगर हम देखने जाओ तो B4 -3B1 -3B3, और ये हो जाएगा +3 9B1 इज इक्वल टू 0। सो 9B1 -3B1, तो ये हो जाएगा आपके पास 6B1 के बराबर, 9B1 -6B1 के बराबर, -3B3 और +B4 इज इक्वल टू 0। ये मेरा दूसरा होना चाहिए, ये मेरा दूसरा कंडीशन होना चाहिए, ये मेरा पहला कंडीशन होना चाहिए, मतलब मेरे पास 2 कंडीशन है। आई वांट टू चेक माय ऑप्शंस, ओके मैं ऑप्शंस पे आ गया,
ओके ऑप्शंस में आ गया B2 बराबर 2B1, ये फर्स्ट, और ये C और D तो इधर से निकल गया, B2 इज इक्वल टू 2B1 एंड नेक्स्ट कंडीशन इज 6B1 माइनस 3B3 प्लस B4, 6B1 माइनस 3B3 प्लस B4, ऑप्शन ए मेरा करेक्ट, परफेक्टली 2 मार्क मिलेगा। ये 2 मार्क का क्वेश्चन था गाइस, 2 मार्क एग्जैक्ट आप लोग का इधर से मिल जाएगा बहुत अच्छी तरीके से। अगर आप लोग को एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट अगर आता था तो ये आप लोग को एकदम इजी कर देता। समझ आ रही है बात गाइस? गॉट दिस पॉइंट? वेरी गुड, क्लियर, समझ आया सब लोगों को? ठीक है, राइट और नॉट? वेरी गुड। सो B2 इज इक्वल टू 2B1 एंड जो भी आपका कंडीशन निकला वहां से वो आप लोग के पास इजीली निकल गया। दिस विल गिव यू माय सिस्टम ऑफ इक्वेशन, राइट? ये मुझे बताएगा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। क्लियर हो रही है ये बात? एकदम क्लियरिटी के साथ समझ में आया सबको? यस और नो? वेरी गुड, वेरी गुड। चलो बहुत अच्छी बात है यार, अगर आपको समझ में आ रही है बहुत सही है। ठीक है, वेरी गुड। आगे आगे हम लोग बढ़ते। वेरी गुड, ओके। यार मेरा वॉइस लो है सही में? ओके अब ठीक है यार, वॉइस तो मैं बहुत चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ यार। ओके ओके, नेक्स्ट, आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, नेक्स्ट आगे बढ़ते। ओके दिस इज सिविल इंजीनियरिंग गेट 2020 रिसेंट ईयर क्वेश्चन, राइट? एक साल पहले का क्वेश्चन है यार, एक साल पहले का क्वेश्चन है, 2020 का क्वेश्चन है। ओके क्या बता रहे? द वैल्यू ऑफ x3, ओ इन लोग ने तो वैल्यू ऑफ x3 बताने के लिए बोल दिया आपको, राइट? आप लोग को x3 सॉल्व करने के लिए बोल दिया इन लोगों को आपके। तो ये तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा। एक चीज याद रखना, इधर x2 नहीं है x3 है, इधर x2 नहीं है x3 है, ठीक है? ओके अब मुझे सिर्फ इसके अंदर से ये देखना है कि तुम अगर सेकंड रो को देखो, सेकंड रो को ध्यान से देखना सब लोग, राइट? सब लोग ध्यान से देखना, सेकंड वाली रो जो है ना वो आप लोग को ध्यान से देखना। वो 2x1 प्लस 2x2 माइनस 2x2 माइनस 3x3 माइनस 3x3 इज इक्वल टू सेकंड इज इक्वल टू 1 के बराबर। और तुम अगर थर्ड वाली रो देखो तो वो हो जाएगा मेरा 4x1 प्लस 4x2 माइनस 6x3 इज इक्वल टू 2 के बराबर है। अगर मैं इसको डिवाइड बाय 2 कर दूं, सबको डिवाइड बाय 2 कर दूं अगर सबको मैं सपोज, तो मेरे पास क्या इक्वेशन आ जाएगा? 2x1 प्लस 2x2 माइनस 3x3 इज इक्वल टू 1। मतलब मेरा सेकेंड इक्वेशन वापस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? मतलब कि हम क्या करेंगे, अब इतना सारा नहीं लिखेंगे, ये दोनों इक्वेशन जो है ये मेरा एक ही इक्वेशन बता रहा है, तो दो इक्वेशन हम लोग क्यों लिखे? ये तो आपको कंफ्यूज करवाने के लिए लिखा हुआ था। ये तो चीज आपको, ये दोनों इक्वेशन तो सेम ही हुए ना, राइट और नॉट? दोनों तो सेम ही है, राइट? तो हमारे पास है टोटल 3 ही इक्वेशन गाइस, हमारे पास है टोटल 3 ही इक्वेशन, ठीक है? इधर x3 आएगा यार, इधर x3 है, ये x2 नहीं हो सकता, इधर x3 है, ठीक है? क्वेश्चन के अंदर वहां पे प्रिंट बुक के अंदर गलत हुआ है, ठीक है? तो हमारे पास तो टोटल 3 ही इक्वेशन है। तो मेरे पास मैट्रिसेस जो है मतलब जो हम लोग बनाने जाएंगे वो ऐसा ही बनेगा 1 3 2, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में बना रहा हूं। देन हमारे पास आ जाएगा 2 2 एंड -3, 2 2 एंड -3। थर्ड इक्वेशन सेम ही था, सेकंड और थर्ड सेम ही था, डायरेक्टली लास्ट पे आ जाते 2 5 2 2 5 एंड 2। और इधर आप लोग क्या करोगे? इधर आप लोग करोगे इधर से इधर हम लोग लिखेंगे 1 1 एंड 1। ओके इधर मेरे पास आ गया 1 1 एंड 1। बहुत सिंपल है, राइट? हमको इसका x3 निकालना है, राइट और नॉट? हम लोग को इसका x3 निकालना है। तो बहुत सिंपल है, देखो अर्लियर क्या था कि गेट के अंदर हम लोग को साइंटिफिक कैलसी ले जाने के लिए अलाउड कर दे, तो 3 इक्वेशन 3 अननोन है मेरे पास, तो हम लोग आसानी से x1 x2 x3 निकाल सकते हैं, राइट? तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो इधर 3 इक्वेशन 3 अननोन को सॉल्व करने के लिए। आप लोग को पता ही है क्रैमर्स रूल हो गया, ये सारे रूल्स। बट सिंपल अगर देखने जाओ तो हम लोग हमारी मेथड से भी आराम से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? देखो ध्यान से। तो अगर मैं इधर भी रो इक्विवेलेंट फॉर्म करूं, तो रो इक्विवेलेंट फॉर्म में अब मैं रो ऑपरेशन अगर लिखने जाऊं इधर से, तो हम क्या करेंगे? R2 के अंदर हम लोग R2 माइनस 2 टाइम्स R1 कर देंगे, और R3 के अंदर हम लोग R2 माइनस R3 माइनस 2 टाइम्स R1 कर देंगे हम लोग, ठीक है? चलो कर देते, तो 1 3 2, और ये पार्टीशन मेरा हो गया 1 और 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 0। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो 6 हो जाएगा, 2 - 6 आपका -4 के बराबर हो गया।
और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4 और -3 -4 करोगे तुम लोग तो ये -7 के बराबर हो जाएगा। 1 और ये 2 टाइम्स इसको 2 से मल्टीप्लाई करो ये -1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगेन ये एलिमेंट 0 हो गया। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 6 हो जाएगा। 5 - 6 तुम्हारा -1 के बराबर हो गया। वेरी गुड, 5 - 6 तुम्हारा -1 के बराबर बनता है। फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4 हो जाएगा। 2 - 4 आपका -2 के बराबर बन गया और ये भी आपका -1 के बराबर हो गया। ओके राइट, रो इक्विवेलेंट फॉर्म में। अगेन इस एलिमेंट को 0 कर दो, आंसर मिल जाएगा। इस एलिमेंट को 0 कर दो आप लोग, आंसर मिल जाएगा। इस एलिमेंट को 0 करने के लिए मुझे सिर्फ एक चीज करनी पड़ेगी, एक स्टेप ज्यादा, गलती ना हो इसलिए मैं ये स्टेप ज्यादा कर रहा हूं, गलती ना हो इसलिए स्टेप में ज्यादा कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, जो R3 रो है ना उसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। सो R3 रो इज 4 टाइम्स R3, उससे मेरे काम आसान हो जाएगा। देखो 1 3 2 और ये मेरे पास आ गया 1, देन 0 -4 -7 और ये हो गया -1 के बराबर। 4 से मल्टीप्लाई कर दो, चलो 4 0 0, ये मेरा -4 हो गया, 4 2 8 हो गया और ये -4 के बराबर हो गया। 4 से मैंने जस्ट मल्टीप्लाई किया है। अब इसके अंदर तुम क्या कर दो, R3 को चेंज करो, क्या कर लो, R2 के साथ ऐड कर लो, सॉरी R2 में से सब्ट्रैक्ट कर लो। सो R3 - R2 कर लो सिर्फ। R3 - R2 जब आप करोगे तो आप इसको हम नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं। R3 - R2 जब आप करोगे तो आपके पास सिंपल हो जाएगा एक चीज, 1 3 2 1 तो रहेगा ही, 1 3 2 और ये चीज तो 1 के बराबर ही रहेगी। 0 0 -4 देन मेरा -7 था, -1 के बराबर हो जाता और ये 0, अब देखो -4 + 4 0 बोल देते तुम लोग, -8 + 7 कितना, -8 + 7 -1 बोल देते और -4 + 1 -4 + 1 कितना बोलते हैं, -3 बोल देते। ये मेरा खत्म हो गया, ये मेरा सिस्टम बन गया। अब आप देखो अगर तुम देखने जाओ इसको आप सेपरेट करो, ये ए ऑगमेंटेड बी है ना, तो इसको जब तुम सेपरेट करने जाओगे तो ये अब ऐसा बन जाएगा 1 3 2 0 -4 -7 0 0 -1 और ये जब हम सेपरेट करने जाएंगे तो ऐसा बन जाएगा x1 x2 x3 इज इक्वल टू क्या बना, 1 -1 -3। तो इधर से तुम थर्ड इक्वेशन को चेक करो, थर्ड को चेक करो, ये हो जाएगा -x3 इज इक्वल टू -3 के बराबर। तो आपका x3 का वैल्यू जो है वो 3 के बराबर आ जाएगा। राइट, आपका x3 का जो वैल्यू है वो आपका आंसर आ जाएगा 3 के बराबर। राइट, x3 इज इक्वल टू 3 गाइस। समझ में आया आपको, क्लियर हुआ, वेरी गुड, समझ में आया सब लोग को, x3 की वैल्यू 3 के बराबर आप लोग के आंसर आ जाती। क्लियर ये बात, ठीक है। सो इसके अंदर तो हमें सॉल्यूशन ही ढूंढने के लिए बोल दिया था, सॉल्यूशन ही ढूंढने के लिए बोल दिया था। राइट, ओके तो बताया तो था ना मैंने, 3 इक्वेशन हम लोग ने जब निकाला, इधर हम लोग ने इधर जब देखा 3 इक्वेशन निकले, हम लोग ने क्या किया कि सेकंड और थर्ड इक्वेशन सेम थे तो मैंने उसके जगह एक ही इक्वेशन लिखा। वो लोग ने आपको कंफ्यूज कराने के लिए 2 बार लिख के रखा था, वो 2 चीज सेम लिख दी थी, तो वो यार हम लोग क्यों बार बार लिखेंगे उसको, राइट, हम लोग क्यों कंफ्यूज हो जाए उसके अंदर से, ठीक है। सेकंड रो और थर्ड रो दोनों प्रोपोर्शनल है, मतलब दोनों इक्वेशन सेम हो गए, दोनों इक्वेशन सेम हो गए, ठीक है। इसलिए मैंने डिवाइड बाय 2 कर दिया सेकंड कॉलम को, सेकंड थर्ड रो को, तो मुझे सेकंड रो और थर्ड रो सेम दिख गई और मैंने फिर एक ही बार उसको लिखा। क्लियर हुआ, यस और नो, क्लैरिटी के साथ ये हेलो सर। हाँ बोलिए। सर हम ऐसे एक रो नहीं लिखे तो भी चलता है? हाँ तो चलता है ना, ऑब्वियस। अरे दोनों तुम सोचो कि तुम्हारे पास ऐसे मैंने इक्वेशन दे दिए जिसमें मैंने 2 इक्वेशन सेम लिख के दिए होते, तो तुम सॉल्व करने के लिए वो इक्वेशन थोड़ी डालते, समझ आई बात, तुम सॉल्व करने के लिए वो इक्वेशन थोड़ी डालते वहां पे। क्लियर, यस, हाँ सर। ओके ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट। वेरी गुड गाइस, समझ में आ रही है सबको, यस और नो, यस और नो बताइए मुझे, समझ में आ रहा है सब चीज एकदम अच्छी तरीके से। वेरी गुड क्वेश्चन, ये 2 मार्क क्वेश्चन, देखो 2 मार्क है तो मेहनत तो करवाता है, राइट। 2 मार्क का क्वेश्चन है, 2019 के अंदर मैकेनिकल के अंदर पूछा हुआ था, ये मैकेनिकल के अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2 मार्क क्वेश्चन, राइट। ओके गाइस, वेरी गुड, बताइए बताइए क्या आंसर हो रहा है क्या आंसर में इसके अंदर आ सकता है। वेरी गुड, देखो क्या बोला है, हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। चलो याद करो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब क्या, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी, रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी मुझे लाना है, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी मुझे लाना है, बट इट शुड बी लेस देन व्हाट, इट शुड बी लेस देन व्हाट, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितना है, 3 है, x y and z,
तो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी लाना है, पर वो लेस देन 3 होना चाहिए, तो ही आपका इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकल सकता है, बाकी इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं निकल सकता, इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं निकल सकता। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं हम लोग, चलिए इसको चेक करते हैं हम लोग। ओके, हम लोग बनाते हैं मैट्रिक्स, बहुत अच्छी तरीके से बनाना गाइस इसके अंदर, क्योंकि हमें कंडीशन लानी है 1 1 1, और इसको आपने लिख दिया पार्टीशन करके, इधर हो गया 1, देन a माइनस ए 3, ओके a देन माइनस ए, और इधर मैंने लिख दिया 3, और इस साइड आप लोग के पास आ गया 5, ओके कोई बात नहीं, देन 5 माइनस 3a, देन आपके पास आ गया 5 माइनस 3a, 5 माइनस 3a, और इस साइड आप लिखोगे 6, ठीक है, इस साइड आप लोग लिख दोगे 6, ओके। तो ये मेरा मैट्रिक्स हो गया, ये मेरा मैट्रिक्स बन गया, ठीक है। अब मुझे इसके अंदर क्या करना है, पहले तो रो इक्विवेलेंट फॉर्म करेंगे, तो रो इक्विवेलेंट फॉर्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, R2 के अंदर क्या करेंगे, R2 में से a टाइम्स R1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, a टाइम्स R1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और R3 के अंदर हम लोग R3 माइनस 5 टाइम्स R1 कर दो, 5 टाइम्स R1 कर दो। तो चलो चेक करो, वेरी गुड, चेक करो, चलो ध्यान से, राइट, 2 मार्क का क्वेश्चन है गाइस, मेहनत कराएगा ये, 2 मार्क का क्वेश्चन ही है। सो ये हो जाएगा 1, ये 1, ये 1, ओके। मेरे पास हो गया R2 माइनस AR1, सो R2 माइनस AR1 मतलब मेरे पास ये हो जाएगा 0। देखो इसको a से मल्टीप्लाई करना है, इसको a से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस a, ये हो गया तुम्हारा माइनस a और माइनस a, तो ये कितना बन जाएगा -2a, और इसको a से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 3 माइनस a, थर्ड एलिमेंट आपका बन जाएगा 3 माइनस a, और इधर 5 हो गया, 1 हो गया, और 5 माइनस a इधर हो जाएगा, ठीक है, 5 माइनस a इधर हो जाएगा, वेरी गुड। नेक्स्ट इधर, इधर वापस ये 0 हो जाएगा, तुम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो इधर से 5, तो -3 माइनस 5 -8 बनाया इसने, और इसको तुमने 5 से मल्टीप्लाई किया और इसमें से सब्ट्रैक्ट किया, मतलब a माइनस 5 के बराबर हुआ, ये किसके बराबर हो गया, a माइनस 5 के बराबर हो गया, और इधर से क्या 6, तो 6 माइनस a के बराबर इधर आपके पास, सॉरी 6 माइनस a नहीं, सॉरी इधर 5 से मल्टीप्लाई 6 माइनस 5 आपका 1 हो गया, 6 माइनस 5 आपका 1 हो गया, ठीक है, 6 माइनस 5। तो अगर आप लोग ने ये ऑपरेशन ठीक से देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, राइट, ये आपको इतना तो आना ही चाहिए, एलिमेंट्री ऑपरेशन तो आपको आना ही चाहिए, तो ये क्वेश्चन हो सकता है। ओके, नेक्स्ट आगे, नेक्स्ट अगर हम लोग स्टेप करने जाए, तो मैं क्या करने जा रहा हूं, देखो ध्यान से, नेक्स्ट स्टेप के अंदर से ऑलमोस्ट मेरा आंसर आ ही जाएगा, अगर तुमने नेक्स्ट स्टेप जो है वो परफॉर्म अच्छे से किया, नेक्स्ट स्टेप आपने परफॉर्म अच्छे से किया, ऑलमोस्ट आपका आंसर आ गया। आप लोग इस एलिमेंट को 0 बनाओ, इस एलिमेंट को 0 बनाने के लिए सबसे पहले कि आप लोगों को करना क्या है, तो R2 जो है, R2 सॉरी R3 को आपको चेंज करना है, सो R3 को आप चेंज करोगे, कैसे करोगे, तो तुम R3 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, R3 में से सब्ट्रैक्ट कर दो क्या, तो आप बोलोगे कि R3 में से मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा 4 बाई AR2, 4 बाई AR2, ठीक है, R3 में से 4 बाई AR2, आप चेक करो, तुम लोग इसको 4 बाई A से मल्टीप्लाई करो, ये -8 हो जाएगा, -2a को तुम 4 बाई A से मल्टीप्लाई कर दो, -8 हो जाएगा, तो फिर आपका आंसर आ जाएगा, देखो ध्यान से, 1 1 1, राइट, 1 1 1, ठीक है, सो ये 1 1 1, ये 0, ये -2a, ये 3 माइनस a, और ये 0, अब ये देखो चेक करो, इसको तुम लोग ने -4 बाई A से किया, ये हो गया 0, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, a माइनस 5, इधर मैं बाजू में लिख रहा हूं a माइनस 5, उसको मैं सब्ट्रैक्ट किस में से करना है, 4 बाई A टाइम्स 3 माइनस A से, 4 बाई A टाइम्स 3 माइनस A से। तो अगर आप इसको चेक करने जाओ तो ये आपका कैसे बन जाएगा, आप लोगों को ध्यान से देखना है, तो a माइनस 5 माइनस 4 3 12 बाई A प्लस 4 बाई A इंटू A, मतलब +4। तो अगर आप इसको लिखने जाओगे, अगर आप इसको लिखने जाओगे तो आपके पास ये बन जाएगा A, सॉरी करेक्ट, A -5 + 4, मतलब आप बोलोगे -1 -12 बाई A। तो इधर मेरा जो एलिमेंट बन गया वो A -1 -12 बाई A, और इधर जब हम लोग लिखेंगे ध्यान से तो ये हो जाएगा 1, ये मेरा हो गया 5 माइनस A हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, 1 में से सब्ट्रैक्ट करना है 4 बाई A इंटू 5 माइनस A, 4 बाई A इंटू 5 माइनस A, ठीक है, क्लियर ये बात, ओके बस। तो फिर हमारा रैंक देखो, अब मेरा आंसर ऑलमोस्ट इधर आ ही गया है, कैसे आंसर मुझे मिल गया, देखो मुझे रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी को 2 बनाना है,
तो इस एलिमेंट को, रैंक ऑफ ए को 2 बनाने के लिए ये वाला एलिमेंट 0 बनाना पड़ेगा आपको, तो ही आपके पास नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 2 आएगी। और सेम वे इस ए ऑगमेंटेड बी को 0 बनाने के लिए ये वाला एलिमेंट भी आपको 0 बनाना पड़ेगा, तो ही आपके नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 2 ही आएगी। एंड दैट इज व्हाई अगर ए -12 में 0 के बराबर हो गया तो इधर से आप लिख सकते हो ये हो गया मेरा a-4 इंटू a+3 इज इक्वल टू 0। तो इधर से मेरे पास a की वैल्यू 4 आई और a की वैल्यू कितनी आ गई, -3 के बराबर आ गई। a की वैल्यू 4 और a की वैल्यू -3 के बराबर आ गए। बट इधर मेरे पास दोनों ऑप्शन है, 4 और -3 दोनों ऑप्शन है। सर क्या करें, अब क्या करें? अरे दूसरा भी तो कंडीशन है ना, दूसरा कंडीशन भी देखो, 1 - 4/a 1 - 4/a इंटू 5 - a, ये भी मुझे 0 बनाना पड़ेगा। तो ये 0 बनाने के लिए हमारे पास अगर हम लोग एलसीएम ले ले तो a माइनस, अगर इसको तुम मल्टीप्लाई करो तो 4 तो ये हो जाएगा 20/a, 4/5 इंटू, सो 20/a, राइट और नॉट, 20/a। सो ये मेरा हो जाएगा 20/a, और ये जब आप 4 5 20 और ये हो जाएगा -4। ओके, ये कितना हो गया, सो -4/a इंटू, तो प्लस कितना हो गया, ये 4 के बराबर, तो ये हो जाएगा 0, राइट और नॉट। सही लिखा मैंने, कुछ गलत लिखा है इसके अंदर? यस और नो? राइट है ना, एकदम करेक्ट है। ओके नेक्स्ट, एक मिनट। ओके चलिए आगे। हाँ, एलसीएम पूरे के नीचे आएगा, सही बता रहे हो, एलसीएम पूरे के नीचे आएगा, वही चीज मैं देखने जा रहा था। ओके, कहाँ पे एलसीएम पूरे के नीचे आएगा? हाँ, तो एलसीएम पूरे के नीचे आएगा, ऑब्वियस बात है आएगा, पर वो जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा ना यार। वो जब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, राइट और नॉट? ठीक है, ये बात समझे? ओके, अब इधर से तुम लोग वापस से a² - 20 + 4a इज इक्वल टू, तुम इधर बोल दोगे 0। a² - 20 + 4a इज इक्वल टू 0। क्या लिखोगे इधर से वापस आपको? a², इसको कैसे करोगे जरा आप लोग बताओ मुझे। 20 हो गया ना ये, 4a, a² - 20 + 4a। कुछ गलती हो रही है गाइस, इधर थोड़ी सी कोई गलती हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, थोड़ा सा चेंज हो रहा है इधर आंसर में। एक मिनट जरा मैं चेक कर लेता हूं। हाँ हाँ, एक ही मिनट, मैंने, मेरे पास उसका जो है सॉल्यूशन है, मैंने उसको सॉल्व करके रखा हुआ है। ओके, मेरा पास इधर आ गया 1 - 20। ओके गाइस, इधर हम लोग ने गलत लिखा है ना इधर, ये क्या कर दिया, क्या बात, अरे यार सही लिखा है इधर, तो हम लोग ने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया ना, इधर ही मिस्टेक की है। देखो देखो ध्यान से, क्या हो गया, ये 1 माइनस है ना, ये 1 - 4/a, तो ये तुम लिखोगे 20/a यार, ये 20/a + 4 इज इक्वल टू 0। अब एलसीएम ले लो यार, a - 20 + 4a इज इक्वल टू 0। अब हो गया ये 5a 20 के बराबर, तो a की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गए। मतलब a की वैल्यू जब आप 4 लोगे तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तभी आप लोग का ये जो सॉल्यूशन है वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा। मतलब फाइनल आंसर जो आप लोग का आया वो a इज इक्वल टू 4 आना चाहिए। आपका फाइनल आंसर जो है वो आपका a इज इक्वल टू 4 आना चाहिए। समझ में आया सबको ये बात? यस और नो? क्लियर हुआ ये बात सब लोग को, हाँ या ना? बताइए मुझे। ठीक है, ये बात एकदम क्लैरिटी के साथ समझ में आया? ओके, हाँ, टाइम कंज्यूमिंग ऑब्वियस बात है, 2 मार्क का क्वेश्चन है, इतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। मतलब अगर आपकी प्रैक्टिस है ज्यादा फास्ट लिखने की तो ये कोई इतना टाइम, ये तो मैं एक्सप्लेन करके तो भी मैं आप लोग को बता रहा हूँ, राइट और नॉट? बाकी जब हम लोग अलग से लिखते तो फटाफट लिख देते। हाँ, दोनों का रैंक 2 बनाने का, दोनों का रैंक हम लोग को 2 बनाना था, इसलिए हम लोग ने ये दोनों चीज को 0 बनानी जरूरी समझी। ठीक है, दोनों चीज को 0 बनानी जरूरी समझी। ओके देन, ये क्वेश्चन मैं आप लोग को एक होमवर्क में देने जाऊंगा, राइट और नॉट? क्योंकि सारे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं हो पाएंगे ना। ठीक है, राइट गाइस, सारे क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल हो जाएंगे फिर। तो ये क्वेश्चन मैं आपको एक सिर्फ होमवर्क में देना चाहूंगा। ईएससी का क्वेश्चन है, इसलिए मैं अभी नहीं करा रहा। ईएससी का क्वेश्चन है,
होमवर्क क्वेश्चन हो जाएगा, एक बार आप चेक कर लेना जब पीडीएफ मिले। इसमें भी आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनाने हैं, तो वैल्यूज ऑफ ए एंड बी निकालनी है, राइट, वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ये बहुत इजी हो जाएगा आपका, एकदम इजीली निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको भी आप ट्राई करेंगे, इसको भी आप लोग ट्राई कर लेंगे, ठीक है, एक बार। ओके नेक्स्ट, ओके ओके वेरी गुड, ओके सी ओवर हियर नाउ। ओके चलो, ये क्वेश्चन को समझाने से पहले मुझे इस क्वेश्चन को समझाने से पहले, यस क्या बोलो, पीडीएफ, ओके ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन को मुझे समझाने के लिए थोड़ी सी चीजें और समझानी पड़ेगी, तो इसको मैं आपको बताता हूँ, उसको मैं बाद में बताता हूँ, एक दो चीज और बतानी है, उसके बाद वो क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, ठीक है। ओके ये सिंपल क्वेश्चन हो गया, चलो फास्ट इजीली आप आंसर दे सकते हो। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन, देखो 2016 का ये क्वेश्चन है, इधर से आप लोग को दिख रहा है कि 3x माइनस वाई, आप लोग अगर इस इक्वेशन को तुम देखो ना, अगर तुम इस इक्वेशन को देखो तो 3x माइनस वाई तुम्हारा -3 के बराबर है, और एक इस इक्वेशन सेकंड वाले इक्वेशन को देखो तो 3x माइनस वाई तुम्हारा -पाई के बराबर है। सर कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल, देयर विल बी जीरो सॉल्यूशन, देयर विल बी नो सॉल्यूशन, राइट। सो आंसर इज ऑप्शन ए। समझ आया, राइट और नॉट, क्लियर है ये बात, जीरो सॉल्यूशन, जीरो सॉल्यूशन, वेरी गुड, सबको दिख के आ गया ना, ये तो वैसे ही सिंपल है। ओके चलो, ये क्वेश्चन अभी हम लोग ने किया था, जिसके अंदर आप लोग ने एक वैल्यू निकाली थी, इसमें भी आपको x3 का वैल्यू निकालना है। ये 2016 का अच्छा क्वेश्चन है, 2 मार्क का क्वेश्चन है, वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन है, मैट्रिक्स आपको ज्यादा दिया है, सबको रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करो, ये आंसर आपका आ जाएगा, राइट, आंसर आप लोग का आ जाएगा। कोई शॉर्ट मेथड नहीं गाइस, कोई शॉर्ट मेथड नहीं। देखो ये लोग ने इसको न्यूमेरिकल डेटा टाइप बना के रख दिया है ना, न्यूमेरिकल डेटा टाइप में तो शॉर्ट मेथड कैसे काम लगेगी, क्योंकि वहां पे अगर अगर मेरे पास न्यूमेरिकल डेटा टाइप नहीं होता तो ऑप्शंस होता, पर ऑप्शंस नहीं है, तो हम लोग को इसको सॉल्व ही करना पड़ेगा, राइट। सो इसको रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, मतलब रो इक्विवेलेंट फॉर्म इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। ऑलरेडी जितने ये जीरो वाली रो उसको नीचे रखते जाओ, वो आप लोग को अब आता है, आपको उतना आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग को इजीली आ जाएगा, ठीक है। चलो एक ये क्वेश्चन अच्छा था, सिविल इंजीनियरिंग के अंदर 2016 के अंदर 2 मार्क के लिए पूछा गया है, ये क्वेश्चन आप लोग को 2 मार्क के लिए पूछा गया है, और ये भी वैसे तो आपको आ ही सकता है। ये लोग ने बोला है द सिस्टम इज कंसिस्टेंट इफ ABC satisfy the equation rank of A is equal to rank of A augmented B, rank of A equal to rank of A augmented B निकालने के लिए आपको इसमें जरूरत पड़ेगी। तो देखो ध्यान से, आप लोग इधर ध्यान से देख लो, इधर से कैसे आ जाएगा इसको, 1 2 एंड -3। चलिए मैं आप लोग को है ना टाइम देता हूं थोड़ा सा, ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए, प्रैक्टिस सेशन जैसा भी हो जाएगा ये आप लोग का, राइट और नॉट। सो आप लोग ये अपने आप सॉल्व करिए कि ये आपको आ रहा है कि नहीं। रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी के बराबर करिए, चलिए। ओके अरे डिटरमिनेंट का शुरू यूज करें तो किसमें, इसके अंदर श्रुत इसके अंदर बोल रहे हो तुम, राइट। डिटरमिनेंट का तुम्हें कंसिस्टेंट चाहिए ना, कंसिस्टेंट के अंदर आपका यार श्रुत तुम्हारा सॉल्यूशन जो है वो इनफाइनाइट भी आ सकता है या यूनिक भी आ सकता है, तो डिटरमिनेंट का यूज हम नहीं कर सकते ना इसके अंदर, इसलिए डिटरमिनेंट का यूज हम नहीं करते। रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी आना चाहिए तुम्हारा, कंसिस्टेंट के लिए बस यही कंडीशन है, वो क्या रैंक आ जाए वो हमें पता नहीं है सर, राइट और नॉट, ठीक है। तो वी आर नॉट नोइंग दैट इट इज हैविंग यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन आया तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, डायरेक्ट लिखो, डायरेक्ट आंसर ला, डायरेक्ट लिखो, डायरेक्ट ला। समझ आया श्रुत, ये बात समझ में आया? यस सर। ओके वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए सो आंसर लोग बोल रहे हैं बी, आंसर बोल रहे हैं बी, बोल रहे हैं, चलो एक बार चेक करो, रैंक ऑफ ए इज रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी, रैंक ऑफ ए आपका रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी के बराबर होना चाहिए था, ठीक है, चेक करो। चलो फास्ट थोड़ा सा मुझे करके देना। ओके एक मैं स्टॉप वॉच लगा देता हूं, राइट और नॉट। स्टॉप वॉच हम लोग सिर्फ 1 मिनट रखे, 2 मिनट का, 2 मिनट भी ज्यादा हो जाएगी, 1 मिनट हम लोग रख देते, उतना तो फास्ट आप सॉल्व कर ही पाओगे, ठीक है। ऑलरेडी मैंने टाइम तो ऑलरेडी दे ही दिया था आप लोगों को। वेरी गुड, जिनका आंसर बी आ रहा है, बी आपका आंसर जो है वो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ सही है कि नहीं है। यस बी क्वेश्चन है, सही है, बी आंसर आपका सही आ रहा है। 3a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0, वेरी गुड। 3a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0, बी पक्का है, वेरी गुड दर्शन।
ग्रेट, कॉन्सेप्ट समझ में आया है? ये आप लोग अभी सीखे या पहले सीख के रखा था? ये सब पता था कि आप लोग अभी सीखे? ये मुझे सिर्फ बता दो, मतलब जो लोग ने पहले प्रैक्टिस करके रखा होगा उन लोग के लिए पता होगा, जो फर्स्ट टाइम सीख रहे हो और इनको आंसर आ गया, दैट मीन्स वेरी गुड। मतलब दैट मीन्स यार आप लोग को समझ में आ गया एक्चुअल में, राइट और नॉट? पहले से जिनने करके रखा होगा उनको तो ये पता है। ओके दर्शक, वेरी गुड। ओके, टारगेट 23 है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, तो यू आर हैविंग मोर टाइम, राइट? आपके पास तो बहुत टाइम है दर्शक, राइट? ओके, चलिए, ग्रेट आंसर। ओके, सो टाइम इज ओवर नाउ, टाइम इज ओवर, ठीक है, टाइम आपका खत्म हो गया। योर आंसर इज बी, आंसर इज बी, ए ऑगमेंटेड बी को सेम करना था, ये मेरा हिंट था। ये अगर जिनका भी नहीं आया उसको आप एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है? चलिए, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मार्कर, वेरी सिंपल क्वेश्चन, 30 सेकंड क्वेश्चन। चलो 30 सेकंड का ये क्वेश्चन है, 30 सेकंड क्वेश्चन, उससे ज्यादा टाइम लगना ही नहीं चाहिए। टाइम का यार बहुत इंपॉर्टेंस है यार, गेट के अंदर टाइम इंपॉर्टेंस है। अगर पूरा पेपर आता है तो टाइम को निकालने के लिए आप टाइम से पेपर खत्म भी होना चाहिए, ठीक है? वेरी 30 सेकंड क्वेश्चन, ये वेरी सिंपल 30 सेकंड क्वेश्चन। चलिए, मैंने स्टॉप वॉच भी लगा दिया आपके लिए। 30 सेकंड क्वेश्चन, फास्ट आप लोग आंसर कर सकते हो, उससे भी कम टाइम में हो सकता है। आंसर आगे वाले क्वेश्चन के अंदर था बी ऑप्शन, आगे वाले क्वेश्चन के अंदर बी ऑप्शन, और इधर आपका जो आंसर है वो आपका आना चाहिए, ठीक है? बस यार प्रशांत एक बार लिख दो तो भी मुझे दिख जाएगा यार आंसर, राइट और नॉट? ठीक है, चलो, बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो, 1 मार्कर था, 1 मार्कर क्वेश्चन है ये। कौन सी गेट के अंदर आया हुआ है वो सिर्फ मैं देखना चाहता हूँ। 2016, ओके, 2016 के अंदर ये क्वेश्चन गया हुआ है, रिसेंटली बोल सकते हैं, वैसे 5 साल 6 साल पहले का क्वेश्चन है। ओके, योर आंसर इज ऑप्शन डी, राइट और नॉट? आपका आंसर जो है ना वो ऑप्शन डी आना चाहिए, आंसर आपका ऑप्शन डी के बराबर आना चाहिए, सही है? ऑप्शन डी करेक्ट, राइट, वेरी गुड, ठीक है? 6 and -2, अरे यार तो ये तो सिंपल है। चलो आगे, नेक्स्ट। ओके, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p द सेट ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। ओके, व्हाट वैल्यू ऑफ p द सेट ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। चलिए बताइए, ये वापस 1 मिनट भी नहीं, अगेन 30 सेकंड क्वेश्चन, अगेन दिस इज योर 30 सेकंड क्वेश्चन। चलिए, कौन से p के वैल्यू पे? हाँ, ये वाला टॉपिक पूरा कवर हो गया, मतलब होमोजीनियस, अरे ये नॉन होमोजीनियस खत्म हो गया हर्ष, होमोजीनियस बाकी है अभी, होमोजीनियस अभी आएंगे हम लोग, होमोजीनियस आएंगे, पहले नॉन होमोजीनियस खत्म तो दो पूरा, ठीक है? राइट और नॉट? ओके, ओके, देखो अब आपको पूछा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p द फॉलोइंग सेट ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब वापस 2 3 3 एंड p, और अगर इसका ऑगमेंटेड बना दे तो ये हो जाएगा मेरा 5 और ये 10, ये राइट, 5 और 10 ऐसा बना देगा, ठीक है? मुझे ये ऑगमेंटेड b, ठीक है? नो सॉल्यूशन चाहिए मुझे, इट शुड बी नॉट हैविंग एनी सॉल्यूशन, मतलब रैंक ऑफ a और a ऑगमेंटेड b जो है वो आपका सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है? मतलब दोनों का वैल्यू जो है वो अलग अलग होना चाहिए आपका, समझ रहे हो? ठीक है, तो अगर तुम लोग इसको देखने जाओ तो यार ये तो ऐसे सिंपल हो जाएगा ना, मतलब देखो इधर ध्यान से, अगर मैं फर्स्ट वाली रो को, पहली रो को मैं सपोज डिवाइड बाय 2 कर दूं, सीधा आंसर आएगा, डिवाइड बाय 2 से सीधा आंसर, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा 5/2, ठीक है? और इधर मेरा हो जाएगा 3 और इधर p और इधर 10, ओके डन। देन इधर r1 माइनस r2, और मैं लिखूंगा उसको r2 में, या r2 माइनस r1, r2 माइनस 3 टाइम्स r1, r2 माइनस 3 टाइम्स r1, सो ठीक है, सो ये हो जाएगा 1 3/2 और ये मेरा 5/2 हो गया, 3 टाइम्स r1 0 हो गया ये, ओके, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 3 6, 3 से मल्टीप्लाई करो यार,
सो 9, सो p माइनस 9/2, और ये मेरा हो जाएगा, इधर कुछ भी लिख दो यार, 10 माइनस 3 से मल्टीप्लाई 15/2 ऐसा आ जाता। अब रैंक ऑफ ए को रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड 20 के बराबर नहीं बनाना, मतलब मुझे रैंक ऑफ ए को 0 बनाना पड़ेगा, मतलब ये एलिमेंट को 0 बनाना पड़ेगा, तो p माइनस 9/2 आपका 0 होना चाहिए, तो p की वैल्यू 9/2 होनी चाहिए, दैट इज 4.5, दैट इज 4.5, राइट, दैट वैल्यू शुड बी 4.5, ठीक है। और ये एलिमेंट आप लोग का, ये एलिमेंट नॉन जीरो है, ये एलिमेंट नॉन जीरो, तो a ऑगमेंटेड b का रैंक 2 हो जाता, बट रैंक ऑफ a जो होता वो 1 हो जाता, तो मेरा आंसर इधर से निकल जाता, p की वैल्यू 9/2, p वैल्यू इज 9/2, वेरी सिंपल, राइट। डिटर्मिनेंट ए, वापस देखो, डिटर्मिनेंट ए जो है वो 0 कर सकते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0, बट यार एक चीज याद रखना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 से मेरे पास दो कंडीशंस होती है, एक तो नो सॉल्यूशन की भी कंडीशन बनती है और एक इनफाइनाइट सॉल्यूशन की भी बनती है, एक मेरा इनफाइनाइट का भी बनता है, तो ये तो चलो इसमें बैठ गया तो ठीक है आपका, बाकी तो मुश्किल हो जाता है यार, बाकी ये चीज मुश्किल हो जाती है, ठीक है। दो कंडीशंस बनती है मेरे, वो चीज याद रखो यार थोड़ा सा, ठीक है, इसलिए मैं वो नहीं करता। अगर मुझे नॉन जीरो मतलब यूनिक बोला होता ना तो मैं डायरेक्टली लिख देता। शिवम समझ रहे हो तुम, राइट, ये इधर बैठ गया कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कभी कभी इनफाइनाइट के अंदर भी, इनफाइनाइट भी सॉल्यूशन का तुम कोई भी क्वेश्चन देखोगे ना, वहां पे भी डिटर्मिनेंट ऑफ इक्वल टू 0 आ जाएगा, समझे तुम? क्लियर शिवम, वेरी गुड यार, ठीक है, ओके, नेक्स्ट, आगे आगे देखने चलते हैं हम लोग, आगे देखते हैं नेक्स्ट। ओके, 2000 से 1 मार्कर क्वेश्चन, कैन यू गिव मी द आंसर विद इन 30 सेकेंड, क्या तुम मुझे 30 सेकेंड के अंदर ये आंसर कर सकते हो, बताओ मुझे। चलिए यार, के की वैल्यू विद इन 30 सेकेंड, 30 सेकेंड भी ज्यादा, विद इन 20 सेकेंड के अंदर आंसर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के? What is the value of k? What is the value of k? Okay, very good guys, very good, right, value of k, excellent, very good। यार तुम चेक कर लो, अगर तुमने इस इक्वेशन को -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, पहले इक्वेशन को -2 से मल्टीप्लाई करो, सर मेरा बन गया -2x प्लस 4y प्लस, सॉरी -2x प्लस 4y माइनस 6z इज इक्वल टू, सर -2 बन गया मेरा, इज इक्वल टू, -2 से मल्टीप्लाई करो ना, +2 बन गया, सॉरी इज इक्वल टू +2 बन गया। और तुम ये वाला इक्वेशन देख लो सर, -2x प्लस 4y माइनस 6z इज इक्वल टू k है, अरे k की वैल्यू 2 हो गई ना, मतलब दोनों इक्वेशन सेम बनाना है ना, तभी तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होंगे? जब दो इक्वेशन सेम हो जाएंगे, तो k की वैल्यू 2 हो गई आप लोग की, समझ रहे हो? यस और नो, समझ में आ गया? सीधा क्या रैंक, कुछ रैंक वैंक फाइंड नहीं करना इधर से, राइट और नॉट, सीधा क्वेश्चन। ओके, ऑल स्टूडेंट्स समझ आया सब लोग को? यस और नो, क्लियर? डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट आंसर, राइट और नो। 1 मार्कर है, मैंने 1 मार्कर देख के पता चल गया था कि इधर से कहीं ना कहीं तो कुछ दिखेगा मुझे, कहीं ना कहीं तो मुझे कुछ दिखना चाहिए इसमें से, राइट? नहीं दिखे तो आपके पास ऑलरेडी मेथड है, राइट, यू आर हैविंग ऑलरेडी वन मेथड, बट अगर ये चीज होती है तो आप लोग ऐसे डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है, वेरी गुड। अरे अविनाश क्या कर रहे हो? वापस तुम ठीक से देखो, अगर मैं पहला जो इक्वेशन है उसको मैं -2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मुझे थर्ड इक्वेशन मिल जाएगा। चेक करो, मैंने -2 से मल्टीप्लाई किया, मुझे मिल गया -2x प्लस 4y माइनस 6z इज इक्वल टू 2, और सेम वे मेरा जो थर्ड इक्वेशन है वो इज इक्वल टू k है। दोनों को सेम बनाना है क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन को दोनों को सेम बनाने के लिए k की वैल्यू 2 रखनी पड़ती, मुझे k की वैल्यू 2 रखनी पड़ती। क्लियर हो रही है बात? ओके, वेरी गुड, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, राइट? ओके, सो कंसीडर दिस फॉलोइंग सिस्टम, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो ये थोड़ा सा होमवर्क कर लीजिए। मुझे आपको आज थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना है होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के बारे में, तो मैं वहां पे लेके जाना चाहता हूं तुम लोग को, ठीक है? तो ये 2-3 क्वेश्चन जो भी बाकी, ओके, एक और क्वेश्चन है, ये सारे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, मतलब कितने सॉल्यूशन इसके आ सकते हैं, राइट और नॉट, कितने सॉल्यूशन, 1 सॉल्यूशन, 0 सॉल्यूशन, ऐसा कितने सॉल्यूशंस इसके हो सकते हैं, वो आप लोग को दिखाना है मुझे इसके अंदर, ठीक है? सो ये एक बार होमवर्क हो सकता है आप लोग के पास। और सेम वे आप लोग का ये देखो, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन बिलो इज दैट। अब आप चेक कर लो यार, इधर तुम्हें इस इक्वेशन में पहला ऑप्शन यूनिक सॉल्यूशन दिख रहा है, तो पहले चेक करो क्या इसका डिटर्मिनेंट जो है 1 2 4 4 3 1
और 3 2 3, अगर इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, यूनिक सॉल्यूशन को टिक कर लो। डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आए, यूनिक सॉल्यूशन टिक कर लेना, चेक कर लेना क्या आ रहा है, पहले वो चेक करो, बाद में यूनिक सॉल्यूशन बोलना, ठीक है। मतलब अभी मैं कंफर्म नहीं हूं यूनिक सॉल्यूशन, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आया तो ही यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। चेक करो यार, बताओ मुझे, डिटर्मिनेंट निकाल दो इसका जरा फटाफट, थोड़ा सा फास्ट निकल जाएगा ये क्वेश्चन, आप लोग का प्रैक्टिस भी हो जाएगा। डिटर्मिनेंट वैल्यू इसका बता दो यार, डिटर्मिनेंट वैल्यू कितना आया, डिटर्मिनेंट वैल्यू, ओके, डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आया देवेन का, आंसर आप लोग का यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, आंसर आपका यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, आंसर आप लोग का हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर ये बात, वेरी गुड। चलिए अब ऐसा क्वेश्चन जो है ना वो 2014 में एक बार आया था, राइट और नॉट, और इसके अंदर हम लोग को यही चेक करना है, इसी के अंदर हम लोग को यही देखना है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम क्या लिखे सर, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन द थ्री वेक्टर्स। ओके, तीन वेक्टर है तो इसको वेक्टर फॉर्म में मैं नहीं लिख रहा, मैं इसको मैट्रिसेस के फॉर्म में लिख देता हूं, 1 i कैप 1 j कैप 1 k कैप, 2 i कैप 3 j कैप 1 k कैप, 5 i कैप 6 j कैप एंड 4 k कैप, राइट। मैंने इस तरीके से इसको लिख दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखना, तुम लोग के पास देखो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर के लिए तो तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, तीनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये तो आपका वेक्टर वाला एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो सबको पता होता है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब तीनों का डॉट प्रोडक्ट, ए वेक्टर बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0, बी वेक्टर सी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 और ए वेक्टर सी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, तो आप बोल सकते हैं दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, राइट और नॉट। तो आई डोंट थिंक सो, क्योंकि सारे की प्लस साइन है तो डॉट प्रोडक्ट तो 0 आ ही नहीं सकता, तुम ए डॉट बी कर दो उसका ही 0 नहीं आएगा, तो वहीं से पहला ऑप्शन तो निकल जाता है। दूसरा हम लोग को ये चेक करना होता है लीनियरली डिपेंडेंट या लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो इसको ध्यान रखो, लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हम लोग देखने जाए तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल दो। डिटर्मिनेंट वैल्यू अगर आप इसका निकाल दोगे, ये वैल्यू आपका नॉट इक्वल टू 0 बताएगा, ये वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 मतलब आपका रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए जो है वो आपका 3 के बराबर आएगा, और जब रैंक फुल रैंक होता है मतलब कोई भी रो या कोई भी कॉलम डिपेंडेंट होती नहीं है किसी के ऊपर, तभी फुल रैंक आता है, तभी फुल रैंक आता है। मैंने आज सुबह की क्लास में बताया था ये चीज, राइट और नॉट, तो तभी आपका ये फुल रैंक आया। इसलिए जब भी ऐसा आपको पूछे लीनियर डिपेंडेंसी है या नहीं है, रैंक निकाल, सॉरी डिटर्मिनेंट निकाल दो, वही का डिटर्मिनेंट अगर 0 आ जाता ना, दैट मीन्स हम क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट 0 आ जाता और रैंक आपका 3 से कम हो जाता, मतलब 2 हो जाता, और रैंक 2 होना उसका मतलब 2 रोज आर डिपेंडेंट, 2 rows are dependent, ये आपका रैंक 3 है, so these vectors are linearly independent vectors, right। determinant not equal to 0 है, मुझे तो देख के पता चल गया determinant, sorry determinant equal to 0 है, sorry determinant equal to 0 है, okay सही है, determinant equal to 0 है, very good। so determinant equal to 0 आया, rank is equal to कितना लिखोगे, rank is equal to 2 लिखोगे, that means 2 rows या 2 columns are dependent, 2 rows और 2 columns are dependent, उसका मतलब आप क्या बोलोगे, 2 rows और 2 columns अगर dependent है उसका मतलब the vectors are linearly dependent, the vectors are linearly dependent। क्लियर ये बात, ठीक है। अगर आप देखने जाओ ना, अगर आप देखने जाओ तो तुम लोग है ना रो नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो और R2 में ऐड कर दो, आप लोग को R3 मिल जाएगा, R3 इज इक्वल टू R2 प्लस 3R1 है, R3 इज इक्वल टू R2 प्लस 3R1, चेक कर लो है कि नहीं, मतलब R3 इज डिपेंडेंट ऑन R1 एंड R2, सो देयर इज ओनली 2 इंडिपेंडेंट, मतलब R3 डिपेंडेंट है, इसलिए वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे, लीनियरली डिपेंडेंट, वेक्टर्स को हम बोलेंगे R3 इज डिपेंडेंट, लीनियरली डिपेंडेंट। क्लियर हो रही है बात, ये R2 प्लस 3R1 दिख रहा है मुझे, क्लियर कट दिख रहा है मुझे, R2 प्लस 3R1, ओके राइट, वेरी गुड वेरी गुड। देवेन मैं वापस बता रहा हूं, सुन लो ध्यान से, अगर तुम R2 रो प्लस 3 टाइम्स R1 करो, तुम लोग को R3 रो मिल जाएगी, मतलब तुम्हारा जो R3 वेक्टर है वो किसी के लीनियरली डिपेंडेंट है, किस पे, R2 प्लस R1 पे, R2 प्लस 3R1 पे वो डिपेंडेंट है देवेन, दैट मीन्स व्हाट, आपके वेक्टर्स कैसे हो गए, लीनियरली डिपेंडेंट हो गए। इंडिपेंडेंट में तीनों तीन अलग चीज आती, किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं मिलती तुम्हें, राइट देवेन, क्लियर हुआ ये बात, समझ में आया, ओके सर। 3 में सिर्फ 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ यार, 1 मिनट ना, 3 में सिर्फ 2 इक्वेशन सेम हो तो कैसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल सकता है, उसके लिए तीनों इक्वेशन सेम नहीं होना चाहिए। अरे प्रशांत एक काम करो यार,
वो तुम चलो बाद में समझ लो, तुम सोच लो यार। ओके ठीक है चलो, नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट। ये तुम्हारा थोड़ा सा, इसको तुम्हें कॉन्सेप्चुअलाइज थोड़ा वीक है प्रशांत आपके, वहां पे तुम्हें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ओके वो मैं चलो कुछ करता हूँ, उसके लिए कुछ थियरी आपको बतानी पड़ेगी मुझे उसके लिए, ठीक है चलिए। ओके नेक्स्ट 2014 का क्वेश्चन है, सिंपल या क्वेश्चन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। मैंने आपको सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछते ना, डिटरमिनेंट निकाल के रख दो साइड पे, अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 दिखता है डायरेक्ट यूनिक सॉल्यूशन को टिक कर लेना, बाकी फिर आप लोग को सॉल्व करना ही पड़ेगा, राइट। बाकी आपको रैंक वगैरह से सॉल्व करना ही पड़ेगा इसमें, राइट। और सीधा से अगर लीनियर डिपेंडेंसी कुछ दिख जाती है, दो इक्वेशन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके तीसरा इक्वेशन बन जाता है तो ठीक है, बाकी रैंक ऑफ ए इज रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी से भी आपके डायरेक्ट आंसर निकल सकते हैं, ठीक है। तो इसका भी डिटरमिनेंट निकाल दो, आपका आंसर इधर से निकल जाएगा, डिटरमिनेंट आप निकाल सकते हो इधर से, ठीक है। क्लियर हो रही है बात एकदम। सेम वे इसका भी आप देखो, ए ऑगमेंटेड बी का चेक कर लेना, इधर भी ए ऑगमेंटेड बी को चेक कर लेना, इधर से भी सेम वे आप लोग का ये आ जाएगा। जब नहीं आया तो इसको फिर बाद में मुझे डाउट में पूछ लेना थोड़ा सा मुझे। ओके ऑप्शन बी टिक कर दे दो, किसके अंदर, ऑप्शन बी के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आ रहा है ऐसा, ठीक है चेक, चलो वो तो जो भी आपका है, जो भी आप लोग का आ जाए, ठीक है ठीक है। ओके डन, राइट। ओके सो दिस इज योर अबाउट, ये आप लोग का जो था वो आपका होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस था, ठीक है। कैसा सिस्टम था, सॉरी नॉन होमोजीनियस सिस्टम। अब हम पढ़ेंगे जो ये जो टॉपिक है उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। नाउ आवर टॉपिक इज होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है। ये समझना सब लोग, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। जस्ट मैं आप लोग को ये टॉपिक का इंट्रोडक्शन करा रहा हूं, कल मॉर्निंग की क्लास में ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, तो मॉर्निंग के क्लास के अंदर आपके बहुत सारे क्वेश्चंस भी हो जाएंगे इसके अंदर, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। ये मेरे पास है सपोज, ठीक है। तो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के अंदर हमारे पास क्या होगा, ए एक्स इज इक्वल टू बी, अगर आप लोग के पास मैट्रिक्स है तो ये जो बी मैट्रिक्स था ना वो आपका नल मैट्रिक्स होगा। बी मैट्रिक्स क्या होगा आप लोग का, बी मैट्रिक्स क्या होगा आप लोग का, नल मैट्रिक्स, राइट और नॉट। तो अगर आप लोग का बी मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स हुआ तो जो सिस्टम बनता है उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। जो आप लोग का सिस्टम बना उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। मतलब आप देखो राइट हैंड साइड ये जो वेक्टर लिखा है ना, राइट हैंड साइड वो पूरा का पूरा जीरो होगा, राइट हैंड साइड आप लोग का जीरो होगा, और राइट हैंड साइड आप लोग का इसके अंदर पूरा का पूरा जीरो होगा। समझ आ रही बात, ठीक है। मतलब इधर कांस्टेंट पार्ट नहीं होगे, ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं होमोजीनियस सिस्टम, होमोजीनियस सिस्टम। अब आप इसके अंदर ध्यान से देखो, अब आप इस सिस्टम के अंदर सपोज x के जगह जीरो रखो, y के जगह जीरो रखो, z के जगह जीरो रखो, तीनों तीन इक्वेशन में अगर तुम ये चीज रख देते हो, तीनों तीन इक्वेशन के अंदर x y z के जगह जीरो, मतलब x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z इज इक्वल टू जीरो तुमने अगर होमोजीनियस सिस्टम के अंदर रखा, so this will always satisfy your equation। मतलब ये तो हमेशा सॉल्यूशन, दिस इज ऑलवेज अ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन तो हमेशा पक्का है, ऑलवेज ये सॉल्यूशन तो आने ही वाला है, ऑलवेज ये सॉल्यूशन आप लोग का आने ही वाला है। क्या, x इज इक्वल टू जीरो, y इज इक्वल टू जीरो एंड z इज इक्वल टू जीरो, ये तो सॉल्यूशन पक्का है इसके अंदर। मतलब होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के अंदर नो सॉल्यूशन की बात ही नहीं आती है, एक सॉल्यूशन तो उसके अंदर पक्का ही होता है, ठीक है। और होमोजेनियस के अंदर एक सॉल्यूशन पक्का ही होता है, x y z इज इक्वल टू जीरो, राइट और नॉट, x y z इज इक्वल टू जीरो। वापस मैं बता रहा हूं, तुम्हारे पास कोई भी ऐसी होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन आ जाती है, उसके अंदर अगर मैं तीनों वेरिएबल को जीरो कर दूं तो वो तीनों तीन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ही, वो चीज आप लोग का तीनों तीन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यस और नो, श्रुत ये समझ में आया, तीनों तीन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब तीनों तीन को सेटिस्फाई करेगा मतलब आप बोल सकते हो कि जब भी मेरे पास होमोजेनियस सिस्टम आ जाए तो x y z वो तीनों जीरो के बराबर तो हो गए हमेशा। तो एक सॉल्यूशन तो तुम्हारे दिमाग में पक्का कर लो, अगर होमोजेनियस सिस्टम आई तो क्या, कि इसका एक सॉल्यूशन जीरो तो है ही, इसका एक सॉल्यूशन जीरो तो है ही। मतलब अगर इसको मैंने अगर आप लोग सपोज ये भी क्वेश्चन अगर देख लो, सपोज इसके अंदर भी हम लोग को, चलो ये क्वेश्चन बाद में देखते और उसको हम लोग बाद में नेक्स्ट क्लास के अंदर ठीक से देखेंगे। If x y z is equal to 0 is the only possible solution, मतलब अगर x y z is equal to 0 सिर्फ एक ही उसका सॉल्यूशन है, then system is said to be trivial solution।
वो सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, ट्रिवियल सॉल्यूशन। आप इधर भी चेक कर लो, ये एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल मुझे ये चेक करना है कि सिस्टम का ट्रिवियल सॉल्यूशन है या नहीं। देखो इधर, ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब क्या, सिर्फ एक सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब यूनिक, ओनली वन सॉल्यूशन। ओनली वन सॉल्यूशन क्या, यूनिक सॉल्यूशन, ट्रिवियल सॉल्यूशन। उसका मतलब सिर्फ क्या, एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू सिर्फ 0, उसके अलावा कोई सॉल्यूशन, उसके अलावा कोई सॉल्यूशन है ही नहीं सर। ट्रिवियल सॉल्यूशन हो जाएगी, यूनिक सॉल्यूशन, राइट और नॉट, यूनिक सॉल्यूशन। और अगर इसके अंदर आपके पास इफ देयर आर सम non-zero value of x y z which satisfy the system, then the system is said to have non-trivial solution। non-trivial solution मतलब जीरो के अलावा अगर कोई और सॉल्यूशन मिल जाता है, जीरो के अलावा अगर मुझे कोई और सॉल्यूशन मिल जाता है तो उसको हम बोलते हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, राइट। मतलब फॉर एग्जांपल आप देखो इधर से, सबसे पहले आप इधर बोलोगे इस क्वेश्चन के अंदर, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन के अंदर बोलोगे सर x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z, वो मेरा 1 के बराबर है। हाँ है, बिल्कुल है, क्लियर, ये बिल्कुल है। x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z, सॉरी 1 नहीं, सॉरी 0 के बराबर, ये बिल्कुल है आप लोग के पास। x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z 0, ये तो पक्के से सॉल्यूशन है। बट सर x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z अगर मैं 1 रख दूं, आप सेटिस्फाई करो। देखो आप लोग इस इक्वेशन में x और y का और 1 की वैल्यू z की वैल्यू 1 रख दो, 1 प्लस 2 3, 3 माइनस 3 0, LHS RHS आ गया। इधर x और y की वैल्यू 1 रख दो, 1 माइनस 1 0, 2 इंटू 1 2 माइनस 4 माइनस 2 के बराबर प्लस 2 0। मतलब अगर मैंने इधर x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 1 रखा तो ये भी मेरा एक नॉन जीरो सॉल्यूशन आया, ये भी मेरा इस सिस्टम का एक नॉन जीरो सॉल्यूशन आया। आप देख रहे हो ना, ये भी मेरा एक नॉन जीरो सॉल्यूशन आया। सपोज मैं x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z इज इक्वल टू रखू, तो z इज इक्वल टू 2 रखू तो भी ये सिस्टम सेटिस्फाई होगी। x इज मतलब अब 1 का कोई भी मल्टीपल रख दो, मतलब 1 के साथ करस्पॉन्डिंग 1 2 2 3 भी रख दो, तीनों तीन वैल्यू सेम रख दो, मतलब कोई भी आप लोग, तो भी ये सिस्टम आपकी सेटिस्फाई होगी। मतलब अब आपके ट्रिवियल नॉन जीरो सॉल्यूशंस आ रहे हैं, बट कितने सॉल्यूशंस आए आप लोग के, इनफाइनाइट नॉन जीरो सॉल्यूशंस बने, इनफाइनाइट नॉन जीरो सॉल्यूशंस बने आप लोग के, राइट और नॉट, इनफाइनाइट नॉन जीरो सॉल्यूशन। तीनों की वैल्यू 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, राइट। तो ऐसे सिस्टम को, जब ऐसे सिस्टम होती है, इसको नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आता है। तो इसका मतलब इस सिस्टम के पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशंस अदर देन जीरो, ठीक है, अदर देन जीरो। सर कैसे पता चला इसके पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, वो कंडीशन अभी मैंने आपको बताया नहीं, मैंने जस्ट आपको ये मीनिंग बताया कि होमोजीनियस सिस्टम जो होता है, होमोजीनियस सिस्टम के अंदर हमेशा कंसिस्टेंट सिस्टम होती है। होमोजीनियस सिस्टम, उसका एक सॉल्यूशन फिक्स होता है, x y z इज इक्वल टू 0। ये सॉल्यूशन, जीरो सॉल्यूशन इज ऑलवेज अ फिक्स इन होमोजीनियस सिस्टम। तुम सोच लो यार, तुम सोच लो, सिंपल सोच लो। एक चीज आप लोग थोड़ा सा अपना दिमाग लगा दो यार, अगर तुम किसी वेक्टर को, कोई भी वेक्टर ax इज इक्वल टू 0 करना है, तो अगर तुम इसको x को तुम नल मैट्रिक्स ले लो, x को तुम नल वेक्टर ले लो, तो यार ऑब्वियस बात है a को तुम नल के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर वैसे ही नल आने वाला है। तो x के मतलब सारे वेरिएबल 0 हो गए तो आप लोग का आंसर 0 आने वाला है, कोई नई बात नहीं है। मतलब ऑब्वियस बात है कि एक सॉल्यूशन तो हमेशा पक्का ही रहता है, x इज इक्वल टू 0। बट other than that guys, if I am getting some more solutions, non-zero solutions, then I will call that type of solution is non-trivial solution, non-trivial solution। समझ में आया? आज तक बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे ना इधर क्लास के अंदर जिनको ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल पता ही नहीं होता क्या होता है, राइट। मतलब अगर आप लोग ने ऑलरेडी मैथ्स पढ़ के रखा है कहीं से और आप रिवाइज कर रहे हो, मैथमेटिक्स रिवाइज कर रहे हो, तो आपको पता होता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिवियल एंड नॉन ट्रिवियल। बट द स्टूडेंट who is studying first time mathematics, उनको शायद नहीं पता होता है कि ट्रिवियल क्या होता है, नॉन ट्रिवियल क्या होता है, राइट और नॉट। सो ट्रिवियल मतलब ओनली सॉल्यूशन, जीरो सॉल्यूशन, उसको हम बोल सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन इन होमोजेनियस सिस्टम। ट्रिवियल इज अ यूनिक सॉल्यूशन, there is only zero solution, no other solution, no other non zero solutions are present, while non trivial solution means other than zero, zero तो है ही, बट उसके अलावा नॉन जीरो सॉल्यूशंस भी प्रेजेंट है, नॉन जीरो सॉल्यूशंस की प्रेजेंट है। इसको हम बोल सकते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस। क्लियर हुआ ये बात
गाइस ये बात आपको एकदम क्लियरिटी के साथ समझ में आया? व्हाट इज ट्रिवियल एंड व्हाट इज नॉन ट्रिवियल? करेक्ट बताओ मुझे, व्हाट इज ट्रिवियल एंड व्हाट इज नॉन ट्रिवियल? यस, ओके गाइस, थोड़ी एनर्जी बता दो यार, सिर्फ एक ही लोग बोल रहे हैं यस और नो। वेरी गुड, क्लियर, वेरी गुड, ओके, ग्रेट ग्रेट। ठीक है ना, उसकी कंडीशन जो है ना गाइस, कंडीशन जो है ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल की कंडीशन, और कैसे उसको हम लोग को जज करना है, वो मैं आपको कल मॉर्निंग की क्लास के अंदर बता दूंगा। राइट, आप एकदम फ्रेश होंगे तब आपको उसको ज्यादा इजीली समझ में आ जाएगा, और वो टॉपिक भी हमारा वहां पे खत्म हो जाएगा। राइट और नॉट? ठीक है, आई थिंक यू आर ऑल्सो टायर्ड एंड देयर इज वेरी लेस टाइम इज देयर, और वो टॉपिक एक्चुअली मेरा खत्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो पूरा कंडीशन में जब आप बताऊंगा कि 2-3 चीज उसके साथ मुझे बतानी भी है इसलिए। ठीक है, राइट और नॉट? तो अभी के लिए आप लोग से हम लोग आज के लिए बस हम लोग इतना ही रखते हैं, मतलब राइट। फिर नेक्स्ट लेक्चर हम लोग के अंदर इसके कंडीशंस देखेंगे, कब ट्रिवियल होगा, कब नॉन ट्रिवियल होगा। आई होप यू गाइज अंडरस्टूड व्हाट आई हैव टॉट टुडे, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट था गेट के लिए, तो आप लोग को ये पक्का पता चल गया होगा, राइट और नॉट? ऑब्वियस बात है, कोई भी अगर डाउट होता है तो आप अभी पूछ सकते हो, ठीक है। और जिन लोग को कोई डाउट नहीं, आप लोग मीटिंग लेफ्ट कर सकते हो, राइट। गुड नाइट ऑल ऑफ यू, कल सुबह वापस मिलेंगे इसका होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के साथ, वहां पे हम लोग देखेंगे इसके भी बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स, राइट गाइस? ओके, हेलो सर। यस बोलिए। नहीं सर, सर वो स्टार्टिंग में जो आपने कंडीशंस दिए हैं यूनिक, इनफाइनाइट और नो सॉल्यूशन के लिए, वो रिपीट करेंगे? वो थोड़ा नेटवर्क इश्यू था। यूनिक, इनफाइनाइट, स्टार्टिंग के अंदर कंडीशंस, एक मिनट बेटा, एक मिनट ना, मैं जरा देख। ओके, होमोजेनियस सिस्टम, नॉन होमोजेनियस सिस्टम की बात कर रहे हो ना? हाँ सर। ओके, ये देखो, ये वाला जो कंडीशन चार्ट था, ये वाला, ये ना, राइट और नॉट? ओके, सो इसके अंदर सिंपल है कि अगर तुम्हारा देखो, सबसे पहले तो बात यही था कि ए और ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स का रैंक सेम होता है, तभी सिस्टम कंसिस्टेंट होती है, बाकी सिस्टम कंसिस्टेंट नहीं होती है। तो कंसिस्टेंट के लिए दोनों का रैंक सेम होना जरूरी है, दैट इज योर रॉचेस थ्योरम। और अगर रैंक सेम नहीं है दोनों का, तो ये इनकंसिस्टेंट सिस्टम हो जाती है, ठीक है। कंसिस्टेंट के लिए याद रखना, अगर दोनों का रैंक सेम है और दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स, दैट इज एन इज व्हाट, नंबर ऑफ वेरिएबल्स। रैंक सेम है और वो नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर है, देन दैट विल गिव यू यूनिक सॉल्यूशन। और रैंक सेम है और वो नंबर ऑफ वेरिएबल से कम है, देन वो आप लोग को इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा ही। समझ आया नहीं सर ये चीज एकदम? यस सर। ठीक है, बस यही कंडीशंस है, इसको याद रखना हम लोग को, राइट। इसको याद रखना है। पीडीएफ का, अरे पीडीएफ यार आप लोग को सर भेजेंगे, मतलब वो व्हाट्सएप ग्रुप जो सर का ग्रुप है, वहां पे पीडीएफ मिलता है, मेरे पास नहीं है कोई ग्रुप यार। मेरा जो ऐप है जिसपे मैं लिख रहा हूँ, ये ओपन बोर्ड ऐप है, ओपन बोर्ड आता है, वो ऐप है मेरा। डीएमजीटी ऐप ही नहीं, डीएमजीटी तो नहीं है, राइट? ओके, सर ठीक है अभी जो गाइस। चार्ट उसके बाद सिर्फ प्रॉब्लम ही दी है ना? कौन सा? अभी जो आपने चार्ट बताया उसके बाद सिर्फ प्रॉब्लम ही है ना? हाँ, फिर प्रॉब्लम्स ही है, सही है। ओके, थैंक यू। ओके, और कल वापस चार्ट दिखेगा होमोजीनियस का, और उसके बाद उसके प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, ठीक है। यस सर। वेरी गुड। ओके, सो आई एम लीविंग द मीटिंग नाउ, राइट? थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।